Sita. A quick review. What is volcano? Causes of volcano? Causes of volcano? Causes. कारण कारण. Very good. Mainly, है ना? Heat present inside. Types? हाँ? Patient frequency? Active, dormant, and based on shape formed. Cinder. Very good. Okay. Based on the characteristics of lava, acidic and basic. इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? और हॉट स्प्रिंग मीन्स जियोथर्मल फीचर्स. ओके, क्या क्या है जियोथर्मल फीचर्स में? गीजर, हॉट स्प्रिंग, मिनरल्स एंड मड स्पॉट. वेरी गुड. इतना हो चुका है हमारा. इसके अलावा हमने पढ़ा था अभी इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव. यहां से क्वेश्चन पूछता हूं मैं. इतना तो सबको पता था. आप बताएं लैकोलिथ कैसा होता है एक शब्द में? लैकोलिथ. वेरी गुड. आप बताइए वैकोलिथ कैसा होता है? वेव लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. कौन बताएंगे नेक्स्ट? आप बताएं सिल्स कैसा होता है? ये जो जिस तरीके से आप लोग बैठे हो किसका एग्जाम्पल है? बैठे हो मैं कर रहा हूं. चिल हो. तुम लोग स्ट्रेट हो ना. वर्टिकल हो मतलब डाइक. तुम्हारी कॉपियों का क्या है इससे जो क्या है ये? चिल है, सीट है. कॉपी सीट हो गया ना. समझ में आ गई इतनी. एक और कौन सा रह गया? वो बताने की जरूरत नहीं है. ले. लोकोलिथ कैसा होता है? हाँ लोकोलिथ बताओ. कॉनकेव टू द स्काई क्या बोलेंगे उसे? लोपोलिथ. सॉसर से. बिल्कुल सही. आप लोग कॉपी पे ऐसे किया करो रफ पेज हमेशा आराम से रखो. नाम बताओ. लोपोलिथ है ना. ये वैकोलिथ. ये लैकोलिथ. समथिंग लाइक दिस. पैथोलिथ. और कौन सा रह गया ये? ऐसा हो. ऐसा हो. ठीक है. नियर हॉरिजेंटल नियर वर्टिकल. नॉट नेसेसरीली 100% हॉरिजेंटल और 100% वर्टिकल. अब बताओ व्हाट इज वॉल्केनिक हॉटस्पॉट? यानी कि अदर देन जो प्लेट बाउंड्रीज उसको क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक हॉटस्पॉट. अच्छा ऐसे केसेस में कभी आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे दुनिया में एग्जांपल दे सकते हो? पहला एग्जांपल दे दिया ऐसा जो स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है. ऐसा ही. बट कुछ अपवाद भी हैं एक्सेप्शनल एक्सेप्शंस भी हैं किसके? डेफिनेशन वाइज हम लोग क्या कहते हैं कि जनरली दुनिया में जितने वॉल्केनिक एक्टिविटी होते हैं वो प्लेट मार्जिन के अलॉन्ग होते हैं. है ना जहाँ पे प्लेट मूवमेंट हो रही हो. लेकिन कुछ ऐसे हैं विशेष प्रकार के जो मार्जिन के अलावे होते हैं जहाँ पे क्या होता है कि लगातार पृथ्वी के नीचे से कांस्टेंट वहाँ पे
हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, जो लगातार वहां से वोल्केनो को बाहर भेज रहा है, मैग्मा को। तो उसकी वजह से जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है उसे बोलते हैं हॉट स्पॉट वोल्केनो। बात समझ में आई फिर से? जैसे फिर से मान लो कि पृथ्वी है, पृथ्वी अर्थ क्रस्ट ले लिया हमने इसको। इस अर्थ क्रस्ट के कई हिस्सों में वोल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है। ज़्यादातर वहां पे हो रहा है जहाँ पे क्या है, प्लेट, या तो वहां पे दरार हो गया हो या मूवमेंट हो, समथिंग लाइक दिस, मूवमेंट हो रहा हो प्लेट बाउंड्रीज। लेकिन ये अगर मान लेता हूँ मैग्मा चैम्बर यहाँ पे, तो सपोज यहाँ पे कुछ ऐसा है, ये जहाँ से लगातार हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही हो कॉन्स्टेंटली, और यहाँ पे अगर प्लेट बाउंड्री ना भी हो, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, वोल्केनिक एक्टिविटी। तो इस तरह के वोल्केनो क्या बोलते हैं हम, अभी वोल्केनिक हॉटस्पॉट। बस इस बात का ध्यान रखना कि इसमें ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि प्लेट बाउंड्री नहीं है, ये महत्वपूर्ण है कि जहाँ से लगातार हीट एनर्जी निकल रहा है वो प्लेट बाउंड्री पे भी हो सकता है। गॉट इट? लेकिन दोनों बातें होती हैं कि ये विशेष प्रकार का वोल्केनिक एक्टिविटी होता है जो जनरली, सामान्यतः, प्रायः बाउंड्री पे नहीं होते हैं, लेकिन हो भी सकते हैं। तो अपना पहला एग्जांपल जैसे उन्होंने दिया क्लास में, कौन सा, आइसलैंड वाला रीजन, तो वो प्लेट बाउंड्री पे है, लेकिन वहां पे क्या है, हॉटस्पॉट है, कॉन्टिन्यूसली निकल रहा है। और उसमें कुछ संकल्पनाएं ऐसी भी हैं जो कि अंदर जाके हमने देखा नहीं है। ये कौन सा था, मेंटल था ना, नीचे तो आउटर कोर होगा। इट इज ऑल्सो बिलीव दैट एट मेनी प्लेसेस दिस मैग्मा चेम्बर इज somehow connected with the outer core, and if it is connected to the outer core at any place, of course that will be constant movement of energy, because वहां पे बहुत ज्यादा उष्मा है। इतनी बात समझ में आई? बट नॉट नेसेसरी, नो बडी नो, 100% जाकर किसी ने देखा नहीं है, लेकिन या इट इज कॉल्ड, इसको जो कॉन्टिन्यूसली लगातार अपवर्ड मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं मेंटल प्ल्यूम। क्या बोलते हैं, मैग्मा प्ल्यूम। ये बात समझ में आई? प्ल्यूम मतलब वह मैग्मा जो लगातार कन्वेक्शन सेल की तरह ऊपर बढ़ता जा रहा है, जिसमें उष्मा ज्यादा एनर्जी में है। गॉट इट? मेंटल या मैग्मा प्ल्यूम। ठीक है? क्यों परेशान हो रहे हो, ऐसा कुछ है जो मैं नहीं लिखवाता हूँ? PLUME। डन, समझ में आया ये क्या होता है? बस। अब इसमें पूछा जाए आपसे, ज्यादा कहाँ पे होगा, जहाँ पे, हाँ, तो कहाँ पे हीट निकलता है जनरली? वी डोंट नो, वी विल हैव टू रिसर्च। जो जो ऑब्जर्वेशन से मिला हमें उससे मालूम चलता है कि सबसे बेहतर एग्जांपल है हवाई आइलैंड, क्योंकि वो पैसिफिक प्लेट रिंग ऑफ फायर पे तो नहीं है ना, बाउंड्री पे नहीं है, बीच में है। वहां पे लगातार क्या हो रहा है, वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, हॉट स्पॉट। इतना समझ में आया सबको? आ गया वाकई? ठीक है, फिर नोट कर लो, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। क्या, ऐसे आ जा रहा है ये? कहाँ पे दिख रहा है? अच्छा। सेम वही बातें हैं ना जो हमने डिस्कस किया अभी। नोट कर लो फास्ट, कुछ बातें लिख लिया, रिसीव होगा। कल क्लास में लिखा था।
आर एक्सेप्शंस, इसको अंडरलाइन करो ये वर्ड, इन दोनों को, आइसलैंड, अफर। हाँ, ब्लू मतलब सिंपल, मैग्मा। और मेंटल भी उसमें जोड़ सकते हो जो कि उसी में है, चैम्बर में। ठीक है। डन। इस बार तो दोनों सेम है, हिंदी इंग्लिश, तो कंफ्यूजन ही नहीं है आगे पीछे करने का। जो क्या है, हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म ऑकर्स ड्यू टू एबनॉर्मली हॉट सेंटर्स, जो जनरली सामान्यता होता है हर जगह, उससे ज़्यादा गर्म होगा, कॉल्ड मेंटल फ्यूम। दिस हीट फैसिलिटेट्स, क्या करेगा वो, मेल्टिंग ऑफ रॉक करेगा, और जब मेल्ट होगा, एक्सपेंशन होने की कोशिश करेगा, तो बाहर क्यों आएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं से आए जहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज हों, ज़्यादा ऊर्जा है जहाँ मिलेगा उसको ब्रेकेज वो वहीं से करके बाहर आ जाएगा, वही हो गया। ठीक है। अब इससे कुछ क्वेश्चन समझ में तो आ गए आपको। लाइक सपोज हवाई आइलैंड में कई सारे होंगे। अब क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि हवाई आइलैंड में, तुम लोगों ने देखा है आइलैंड कैसा है, शेप, देखा है ना शेप। उसमें मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वेस्ट टू ईस्ट की वर्ड मूव करोगे, तो कॉन्सेप्ट ये है देखो। मान लो ये क्या है, प्लेट। मान लो यहाँ पे क्या है, मेंटल प्ल्यूम। मान लो यहाँ पे, ठीक है। अगर प्लेट धीरे धीरे इधर मूव करेगा, ये तो ही रहेगा ना मेंटल प्ल्यूम एक पॉइंट पे। अर्थ के सारे पार्ट क्रस्ट मूव कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ बाउंड्री हो, यहाँ पे मूव कर रही है, गौर कर रहे हो। तो क्वेश्चन आएगा कि जैसे यहाँ पे था, तो ये अगर इस तरफ मूव कर रहा है, तो इस पे जो बनेंगे कई सारे पहाड़, इसमें से ओल्डर कौन सा होगा, न्यूअर कौन सा होगा। क्वेश्चन बताओ इस केस में, ये क्या होगा, ओल्डर हो गया, इधर क्या हो गया, न्यूअर हो गया। इसका मतलब ये है कि एग्जाम में आपको आइडिया होना चाहिए कि जो हमारे अर्थ क्रस्ट हैं उनका मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो। अगर नहीं पता है तो यू कैन नॉट आंसर दैट क्वेश्चन, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट द पैसिफिक प्लेट इज मूविंग विच डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कहाँ जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब बताओ, अगर मैंने ऐसे कह दिया कोई चीज़ इस तरह से मूव कर रही हो, सपोज ये एक प्लेट है और इसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे केसेस में यहाँ पे कई सारे वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुए होंगे, यहाँ से इधर की ओर आओगे तो उम्र बढ़ेगा रॉक का या कम होगा। सोच समझ के बताओ। मान लो कि यहाँ पे पहले हुआ होगा वॉल्केनिक एक्टिविटी, अब ये धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, उस तरफ। वो नहीं है, यहाँ होगा तभी तो यहाँ पे तुमको भी दिख रहा है पहाड़। अगर यहाँ होगा तो पहले यहाँ रहा होगा, समझ में, ओल्डर न्यूअर। अब कोई क्वेश्चन पूछे यूएसए की तरफ नए रॉक्स मिलेंगे पुराने मिलेंगे, नए मिलेंगे नवीन, और जितना जाओगे इस तरफ उधर क्या होगा, ओल्ड। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म कॉन्सेप्ट तो होना ही चाहिए, साथ में ये भी समझ में आना चाहिए कि प्लेट किस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, फिर इसके हिसाब से अगला बताओ, ये हो गया इतना। कुछ महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड। बोलो मैप। यूएसए का।
ठीक है। ओहो, हिस्ट्री भी पूछ लो, गाँव भी पूछ लो। इस हिस्से में है देखो। अब उसमें 50 स्टेट के स्टेडियम थोड़ी ना करेंगे हम लोग, तैयारी करते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, नॉट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। हो गया। रियूनियन आइसलैंड। हाँ, good। अगर कोई पूछ दे वैसे ही आपसे कि कहाँ पे है येलोस्टोन, यूएसए आंसर काफी अपने आप में, लेकिन अगर पूछ दे किस हिस्से में है, साउथ में नहीं है, नॉर्थ वेस्ट कह सकते हो, लेकिन बिल्कुल वेस्ट में भी नहीं है, थोड़ा सा ईस्टर्न, जैसे कि वहां पे। अब उसके राज्य थोड़ी ना हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन समझ में आया आइडिया कहाँ पे लग रहा है ये। हो गया ये। नो, देख लो फास्ट। देखो, यंगर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यंगर मतलब नया होगा, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ। हिंदी पढ़ लो अगर प्रॉब्लम हो रही तो। पूरब की ओर न्यू होगा, क्योंकि डायरेक्शन उसका क्या है, नॉर्थ वेस्ट। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। बताओ, उत्तरी पश्चिम, उत्तर पश्चिम भाग में भारत का कौन सा स्टेट है, नॉर्थ वेस्टर्न। क्या शो कर रही है, जैसे मान लो कि दिस इज द प्लेस जहाँ पे हॉट स्पॉट है, मेल्टल प्लूम है, गर्म है, वहां से लगातार वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, लेकिन पृथ्वी का जो क्रस्ट है ये तो स्टेबल है नहीं, कॉन्टिन्यूसली मूविंग है। तो सपोज ये फर्स्ट टाइम यहाँ था, सेकेंड टाइम यहाँ आ गया, यहाँ आया तो फिर यहाँ पे एक नया माउंटेन, थर्ड टाइम यहाँ माउंटेन, इस तरह से होता है। समझ में आया। देखो, डिपेंड करता है कि उस वक्त कितनी वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही है। और मैंने कहा था धीरे धीरे वॉल्केनो कम हो रहा है। समझ में आ रहा है ये प्लेट मूवमेंट है, इसको फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, ऐसे तो मूवता है हजारों साल में, मूव करेगा इतना। ये प्लेट मूव करता जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई यू आर फाइंडिंग हियर। हाँ, क्यों, वाकई। अच्छा ये बताओ, दो चीजें आपस में कॉलिजन हो, एक सबडक्ट करे, तो उसका मेल्टिंग इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसकी उष्मा ऑलरेडी कम हो, नहीं होगा तो मेल्टिंग होगा क्या।
तो उससे सबडक्शन से क्या हो जाएगा, और मेल्टिंग कम हुआ तो वोल्केनिक एक्टिविटी कम। तो ऑब्वियसली अंदर की ऊर्जा तो धीरे धीरे खपत हो रही है ना उसको डिस्ट्रॉय करने में, तो अल्टीमेटली ऊर्जा कम हो रहा है। इतना ही नहीं, अभी आगे इसी चीज को मैं भी हिंट कर रहा हूँ, जब पढ़ोगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, उस पर लेटेस्ट रिसर्च आए हैं। हम लोग वही थ्योरी पे कूदने वाले हैं, आज शुरू करेंगे, आज ही। ठीक है, तो ये नहीं, बिल्कुल लगातार कम हो रहा है, एकदम 100% फाइंडिंग है। डन, आगे बढ़ूं? समझ में आ गया हर किसी को ये बात? हम्म। जो आपने दो एग्जाम्पल लिखे थे एक्सेप्शन का, कौन कौन सा? ऑफर। अब जरा सा गौर करना, ऑफर ये देखो कौन सा है, रेड सी। ठीक है, ये कौन सा है यहाँ पे, को बोलते हैं अफर ट्रायंगल। ये कौन सा कंट्री है, यहाँ पे कौन सा होगा, इरिट्रिया। यहाँ पे कौन सा होगा, सूडान। इतनी बात समझ में आ गई, ध्यान रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इस पॉइंट से तीन दिशा में मूवमेंट हो रहा है, कौन कौन, प्लेट का थ्री डायरेक्शन में, तीन पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, यहाँ पे तीन अलग अलग प्लेटें आपस में कन्वर्ज कर रही हैं, कितने, तीन प्लेटें। उसका एक विंग जा रहा है तुम्हारा, देखो ध्यान से, कहाँ है, कहाँ कहाँ जा रहा है? You will surprised to know that this is going to the, वही रीजन बताया था एक बार तुम्हें, कच्छ वाला। ये रीजन, ये रीजन ब्रेक कर रहा है उसको। और समझ में आए? हालांकि प्लेट टेक्टोनिक में और पढ़ेंगे, आपको बस समझना था कि ये एक पॉइंट है जहां पे क्या हो रहा है, हॉट स्पॉट वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है, और यहाँ पे तीन प्लेट मार्जिन्स हैं, ध्यान रखना है। इसको नाम क्या है, ऑफर, कौन सा, कौन कौन सा प्लेट, हमने प्लेट पढ़ा है कभी तभी अभी तक, इसलिए बस टेंशन नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है क्या पढ़ रहे हो अभी, वोल्केनिक हॉट स्पॉट। तो उसका दो एग्जांपल पढ़ा हमने, जो एक्सेप्शनल है, जो प्लेट मार्जिन पे है, कौन सा, एक आइसलैंड का, दूसरा कौन सा, ऑफर जोन, कहाँ पे है ये, रेड सी के पास, इथियोपिया के ऊपर, सोमालिया के पास में है ना, सब आपस में। यहाँ पे कौन है, सऊदी अरेबिया, ये यमन, ये ओमान, वो अलग बात है, देख लेंगे मैप में। इतनी बात समझ में आई कि ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, अब ध्यान रहेगा कहाँ पे है ये। अब ये अलग बात है कि इसका ये जो कह रहे हो, ये पार्ट पता है कौन सा है, यही है रिफ्ट, जो हम कहते हैं हम लोग, कौन सा, ईस्ट अफ्रीकन, द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो एक हिस्सा कहाँ चला गया, यहाँ पे। धीरे धीरे जैसे मेडागास्कर अलग है ना, वैसे ये पार्ट भी अलग होने की संभावना है, हो ही जाएगा विद टाइम। विद टाइम मतलब हम देखने वाले हैं, तब सैकड़ों सालों, हजारों सालों में, सैकड़ों कम बोला मैंने, 500 साल तय लग जाए। ये बात समझ में आई, लोकेशन मालूम चला। दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द मैपिंग, कहाँ पे है ये ऑफर और आइसलैंड वाला, ध्यान रहेगा। ऐसे तो फिर कंफ्यूज कर दोगे, इसका नाम क्या है, अरेबियन प्लेट, इसका नाम क्या है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट, इसका नाम क्या है, अफ्रीकन प्लेट। लेकिन शब्द का प्रयोग सही करने ही अभी करना। ये क्या बताने की कोशिश है, बताओ। मेल्टल प्ल्यूम देखो कहीं कनेक्टेड हो सकता है कोर से भी, कमिंग आउट, एंड लगातार ये किधर जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इसलिए पहला ये बना होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो पूरब की ओर आए, तो नया या पुराना, पूरब की ओर नया, पश्चिम की ओर पश्चिम पुराना, याद कर लो, ये सिचुएशन है। दिस इज व्हाट इज द रियल। आपको यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, सो यू नो। तब ज्यादातर जो माउंटेन दिख रहे हैं आपको, जो बाहर निकल गए आइलैंड, जो अंदर भी दिख रहा है ना ये सब, क्या अंदर मतलब ये पहाड़ जैसा है, पानी से बाहर नहीं आया है, आ सकता है कि नहीं, कैन कम इन टाइम। तो ग्रेजुअली अगर आपसे पूछूं मैं कि हवाई आइलैंड का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, आपने ये बात तो ध्यान रखी कि ये वोल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है, बन रहा है, ये नहीं देख रहे हो कि सी लेवल राइज कर रहा है, और जिस रेट से सी लेवल राइज कर रहा है, क्या उस रेट से बन रहा ही है। सारी बातें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? ये कहो कि वोल्केनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, नो प्रॉब्लम।
वैसे ही मैथ्स में प्रॉब्लम निकालते हो तुम तो एक्स की दो वैल्यू आती है ना, एक माइनस में एक प्लस में, और ये दूरी निकाल रहे हो तो दूरी माइनस हो सकता है कभी भी, वहां पे सेंस यूज करना होता है, यहाँ भी यूज करना है, दोनों चीजें हो रही है एक साथ। ये क्या है देखो, राइजिंग फ्यूम, ये टेल कहाँ तक चला गया है, आउटर कोर, मे बी एट मेनी प्लेसेस, बट इट, मान लो कि आप, एक होता है फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर, एक सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन मतलब जिस जिसके पेरेंट्स ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे, जैसे कि धीरू भाई अंबानी, कौन थे वो, फर्स्ट जनरेशन, मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी, जो सेकंड थर्ड जनरेशन वाले होते हैं ना, उनके बैक एंड में बैक बहुत सारे कुछ होते हैं सपोर्ट वाले, ये समझ में आ रही है, तुम पहली बार कर रहे हो, पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है, तुम्हारे में से किसी का फादर अगर आईएएस ऑफिसर हो मान लो, समथिंग लाइक दिस, पीछे से पूरी आइडिया है उन्होंने क्या क्या, चौबीसों घंटा उसी माहौल में रहते हो, यहाँ पे तो क्लास में आते हो तो फिर हमारे दोस्त कैसे हैं, तुम अपने सबसे करीबी 5 लोगों के साथ काउंट कर लो, हेलो, प्रवचन नहीं, सबसे करीबी 5 लोग देख लो जिसके साथ सबसे अधिक समय व्यतीत करते हो अपना, वो जैसे हैं, तुम देखना तुम्हारे अंदर उस तरह गुण ज्यादा डेवलप्ड, वो तुम्हारे ऊपर डोमिनेंट, चूज वाइजली, व्हाट आर दिस, दुनिया में हॉटस्पॉट का डिस्ट्रीब्यूशन, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ वहीं पे थे, कई जगहों पे हो सकता है, देखो ये हवाई, कौन सा प्लेट है ये, पैसिफिक प्लेट, हवाई रीजन, बाकी ये प्लेट का नाम नहीं बताऊंगा अभी मैं आपको, आगे पढ़ेंगे, इसके ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, बस आपको यूपीएससी में ही जानना था कि हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म क्या होता है, उसके एक दो एग्जाम्पल पता होना चाहिए और एक्सेप्शंस पता होने चाहिए, दैट्स ऑल, क्वेश्चन जो पूछा है अफर जोन से पूछा है आईएएस अभी तक, इतना ही था बस, लोकेशन, दूसरे में पूछा हवाई आइलैंड से, उसमें आपको एक होमवर्क दे देता हूँ मैं, उसके जो डिफरेंट आइलैंड्स के नेम है ना माउंटेन्स के, का एक पिक्चर के साथ में नाम आपको मोटे तौर पे ध्यान होना चाहिए, कौन ईस्ट में है कौन सा वेस्ट में है, लोकेशन वाइज मैपिंग से क्वेश्चन आ सकता है, अब तुम बोलोगे वॉल्केनिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग, पूछ देगा मैपिंग से, सिर्फ नाम पूछ ले, कौन सा माउंटेन ईस्ट में है कौन सा वेस्ट में है, अभी तक कई बार जिक्र हो चुका है ना, एक्टिव वोल्केनो में भी आया था, फिर यहाँ भी आ गया, एनीवेज, ये है डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड के, लेकिन किसका, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस जो हमने बात की थी उसका, आपका हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म वहीं पे डन हो गया, देखो इसमें दिख रहा है इंडिया वाला पार्ट, कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये बना किसकी वजह से है, सी यूनियन कहाँ पे है, मेडागास्कर के ईस्ट में, वहां पे क्या है, वॉल्केनिक हॉटस्पॉट, लगातार वॉल्केनो वहां से आ रहा है, और जब इंडिया यहाँ पे था पहले, जब यहाँ से वो क्रॉस करता है ऐसे करके, तो यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होगा, ये क्रॉस करने के दरमियान जितना ऊपर आ गया, उससे हमारा बन गया ये पार्ट, डन, क्लियर, हाँ इसी की वजह से समझ में आ गया, हॉटस्पॉट, डन, क्वेश्चन along with आंसर, शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन को बकायदा लिखें, क्या लिखा हुआ है, जो वहां पे तुम पढ़े हो उससे थोड़ा अलग तरह से आंसर लिखा हुआ है, ये बातों को बढ़ाना है, देखो कायदे से मेन कारण क्या था, अंदर उष्मा का ऊर्जा ज्यादा होना, और बस वो उष्मा ऊर्जा कहीं से बाहर निकल जाएगा जहां वीक जोन मिलेगा उसको, तो यहाँ पे देखो हमने वीक जोन पहले बनाया, सबडक्शन ऑफ वन प्लेट अंडर द अदर, वहां पे हो रहा है ना, तो दूसरा पॉइंट देखो, थिनिंग ऑफ अपर क्रस्ट, धीरे धीरे अपर क्रस्ट पतला होता जाएगा तो वीक हो जाएगा, ये भी होगा, तीसरा देखो, रिडक्शन ऑफ ओवरलाइंग प्रेशर ऑफ द रॉक्स, थिनिंग होगा तो रिडक्शन भी कम कम हो जाएगा ना उसका दबाव, चौथा पढ़ो,
कहीं पे भ्रंश बन जाए, दरार हो जाए तो क्या होगा? डन। ये हो गए कारण। आगे बढ़ो। देखो शायद यूपीएससी का ही क्वेश्चन है ऑलरेडी। रफ कॉपी ज्यादा आती है बात। टाइम वेस्ट क्यों करना, प्रैक्टिस हो जाएगा इसी बहाने वर्ड्स का। डन हो गया। नाउ रीजंस क्या हैं ऑफ हजार्ड? वायु प्रदूषण होगा कि नहीं? मानव जीवन और संपत्ति की हानि होगी कि नहीं? देखो प्राइमरी और द्वितीय आपदाएं लिखी हुई हैं। प्राइमरी तो सीधा हम पे प्रभाव पड़ गया, जो इनडायरेक्ट प्रभाव होता है उसे क्या बोलते हैं? द्वितीय या सेकेंडरी। डायरेक्ट प्रभाव होता है उससे प्राइमरी। इनडायरेक्ट क्या होगा देखो तो? टर्सरी होगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट प्रभाव क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ। देखो जैसे भूकंप आने से ज्वालामुखी बहुत बड़ा फट जाए तो सुनामी आ सकता है। भूकंप, मिट्टी का कटाव, उसका प्रवाह, बाढ़, डायरेक्टली ये भी आ सकते हैं। वो तो होना ही है क्लाइमेट चेंज। क्यों? बिकॉज व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है? एक वर्ड में आंसर करो। ग्लोबल वार्मिंग तो किसी वजह से हो रहा होगा ना। चलो ग्लोबल वार्मिंग इज गुड आंसर। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? अरे तुमने डेफिनेशन बताना शुरू कर। मैंने कहा जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो आपने कहा तापमान का बढ़ना, वार्मिंग ऑफ प्लेनेट अर्थ। तापमान का बढ़ने का सबसे मेन कारण क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर? इससे होता है, बट किस वजह से? या इट इज CO2। ध्यान रखना कौन सा है मेन कारण। इसीलिए जितने भी आप इन्वायरमेंट पढ़ते हो, देखो उसके 60-70% सिलेबस इसी बात पे निर्भर करता है कि कैसे CO2 को कम किया जाए। चाहे वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो, पेड़ बढ़ाना हो, पानी को साफ रखना हो, ऑल आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक टू द क्लाइमेट चेंज। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, और टेम्परेचर को कंट्रोल करने का सबसे बेहतर उपाय क्या है? CO2 एमिशन को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन यूँ समझ लो कि किसी की पोटेंशियल 100 की है और वो एक बार हो रहा है। किसी की पोटेंशियल 1 की हो और 1 करोड़ हो रहा हो, तो भारी पड़ गया ना। इस तरीके से CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा उत्सर्जित हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। लगभग 0.8% ऑलरेडी इंक्रीज कर चुका है। आप लोगों को आगे आइडिया दूंगा मैं, अगर मेरी क्लास हुई नहीं हुई तो मैं ज्योग्राफी में ही दे दूंगा आपको, ये बात समझने के लिए कि अगर पृथ्वी पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा। ये बात बताओ, ये बात बताओ, आप बताओ पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर कितना है? एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी का, हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग रह रहे हैं, आपके हिसाब से 50 के अराउंड है? आपके हिसाब से? थोड़ी थोड़ी से लग रहा है आपके हिसाब से? गेस करो। यहाँ पे रहते हैं हम लोग पृथ्वी पे, इसका टेम्परेचर कितना होगा लगभग सेल्सियस? गेस करना है। 45? आपके हिसाब से? फास्ट करो जल्दी से, टाइम। 35? 37? गेस कर रहे हो कहा था तो गेस नहीं कर सकते? हाँ जी। हेलो, अब शांत हो जाओ। 18? आपके हिसाब से? 25? ओनली वन आंसर करेक्ट, दैट इज
डजंट मैटर, फिर ये प्रॉब्लम नहीं है। कैसे हुआ आप छोड़ो उसको, मान लो पता हो सकता है किसी को, डोंट जज। 15 डिग्री सेल्सियस कितना? अब ये टेम्परेचर जो तुम पढ़ते हो क्लाइमेट, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, क्या है वो? क्या है वो? कि 1.5 डिग्री तक कंट्रोल कर लेना है, मतलब 15 से 16.5 तक कंट्रोल कर लेना है। कब तक? इस सदी के अंत तक। ये बात समझ में आई? लेकिन ऑलरेडी उतना बढ़ चुका है जितना मैंने बताया। इसका मतलब वी आर गेटिंग फेल्योर अगेन एंड अगेन, लगातार फेल्योर मिलता जा रहा है हमें। अब तुम जितने भी पढ़ते हो इन्वायरमेंट, देखना सब कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। इतनी बात ध्यान में रहेगी तो पढ़ना आसान हो जाएगा पूरा इन्वायरमेंट। समझ में आई? तो ये ग्लोबल वार्मिंग कारण बन रहा है कि नहीं? शुक्र है कि अब कम हो रहा है, नहीं तो पहले जैसा होता खरा खटाव जैसा, 6 महीने सूर्य की पृथ्वी, रोशनी गायब, फिर कैसा रहेगा? इज इट, कैन वी डिटेक्ट इट इजिली? कहाँ पे कितनी मात्रा में कब आएगा? वेरी डिफिकल्ट है। कई सारे कारण हैं, पढ़ लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। वी कैन नॉट डिटेक्ट प्रॉपरली। अगर इंस्ट्रूमेंट वहां पे इंस्टॉल करना चाहो कर पाओगे? क्या ही काम करेगा, 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना? के बाद चलिए तो हम बताते हैं कि दुनिया में कहाँ पे है थर्ड वोल्केनो, कहाँ पे है 20%, कहाँ 10%, कहाँ पे नहीं। लेकिन वी आर नॉट 100% श्योर। और कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि यहाँ पे तो आ रहा है, लेकिन ये कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन क्रिटिकल मास अचीव कर लेगा, नीचे अचानक से ऊर्जा बढ़ जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगा, है ना? वी आर नॉट 100% श्योर। हो चुका है क्वेश्चन? लिख चुके हो? पढ़ लो ध्यान से, वही क्वेश्चन है, दूसरा है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? 2021 में घटित, ये 2021 आईएएस में क्वेश्चन पूछा। इसके क्वेश्चन को पढ़ के क्या लगता है कि ऐसा क्वेश्चन भविष्य में आ सकता है कि नहीं? 21 नहीं 24 बोल सकता है। फिर उसका आंसर करना, मतलब इफ यू आर इन अ पोजिशन टू आंसर दिस क्वेश्चन सो यू कैन इजिली आंसर अदर क्वेश्चन एज वेल सिमिलरली। ये बात समझ में आई ना? बस ठीक है। Can you show me the relationship between the distribution of volcanism and earthquake on planet Earth? Both are proportional or inversely proportional? Proportional. Can we say that wherever earthquake will occur, volcano will come? Wrong. The reverse is correct. Wherever volcanic activity is happening, of course we can say that earthquake can happen right there. But is it possible that everywhere the earthquake occurrences are there, volcano? Got it? ध्यान रखना है। Done? So these are, दुनिया में कौन से चोटी पे, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट पे आ रहे हैं आपके महाद्वीप, पर्वत श्रेणी, देश, सर्वोच्च ज्वालामुखी चोटी, याद रहे किलिमंजारो कहाँ पे है? अफ्रीका में कहाँ कहाँ पे है? केन्या है, तंजानिया? दूसरा बताओ, एल्ब्रस? ठीक है, कहाँ पे? वेरी गुड। पाकिस्तान? पीको? और इजाबा?
ये सिर्फ पीटी के लिए है आपका, और वो भी कहाँ पे, 8 पीसेस वाला पीटी। इस तरह क्वेश्चन हो गया ये। जो भी आपको अभी तक एग्जाम्पल में नहीं मिले थे यहाँ पे फाइनली हैं, यू कैन जस्ट हैव आइडिया अबाउट इट। कल को ये ना करना कि सर झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन आया था। फैक्ट्स हैं, नाम है, बस देख लो। Done? उड़ सकते हैं? नहीं। कितने लोग रहते हैं ज्वालामुखी के आसपास? कितने लोग रहते हैं ज्वालामुखी के आसपास? 50 करोड़। तो गर्म रखते हैं खुद को? वेट व्हाट विच प्लेस? वेरी गुड। और भी कई सारी जगह हैं। अच्छी बात क्या है? गुनगुना पानी। और और क्या अच्छी बात है बताओ? कैसे रिसोर्स जैसे? गोल्ड, डायमंड, बाकी कौन सा नाम जिसकी इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा विस्फोटक कौन हुआ आज तक लाइफ में? कराकटाओ कहाँ पे है? विशुएस नहीं, कराकटाओ, इंडोनेशिया। कौन सा था जिसमें 2 ही लोग बचे जिंदा? कैरेबियन आइलैंड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, रॉक्स। अच्छा बताओ किसको बोलेंगे प्राइमरी रॉक्स? देखो ध्यान से, मैंने कहा था प्राइमरी वेव्स, द वन विच कम्स ऑन द अर्थ सरफेस फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी waves. So is the case with the primary rocks as well. So the which rock formed first on the earth's surface? Igneous, right? पहले पूरा आग का गोला था, तो पिघला पार्ट रहा होगा हमारा सरफेस। लेकिन जब वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन होगा, तो पहला क्या बनेगा? देखिए लावा का ही हो ना, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, तो कौन सा बना? इग्नियस रॉक। अच्छा, जब इग्नियस रॉक हुआ तो उसके साथ समय के साथ बारिश भी होगी, उसमें इरोजन एंड वेदरिंग, अपर्दन एंड अपक्षय होगा, इससे सेडिमेंटेशन, उस सेडिमेंटेशन से कॉम्पैक्शन लॉन्ग टर्म में, उस कॉम्पैक्टन से हो सकता है कि अवसादी चट्टानें बन जाए, लेयर्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। अच्छा मान लो कि उस सेडिमेंट्री रॉक हो गया, आप तुम्हारे पास ही हो गया, एट एनी प्लेसेस या बहुत सारी जगहों पे क्या हो रहा है, लगातार वोल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत हाई टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस में कोई रॉक आता हो, तो उसमें कुछ बदलाव आएंगे। जैसे आप हमारी क्लासेस कर रहे हो, आप में कुछ बदलाव आते हैं थोड़े बहुत। मान लो इमेजिन करो कि अभी यहाँ में है नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम से आपको पढ़ने का मौका मिल जाता, आपके जीवन बदलाव होते कि नहीं होते? है ना, गुणात्मक बदलाव हो जाते। बात समझ में आ रही है? तो जो आपके अंदर बदलाव हो जाए किसी भी तरह का, उसे कहते हैं मॉर्फ, मेटामॉर्फिज्म। मॉर्फ मतलब बदलाव होना। इसीलिए जो रॉक में कोई बदलाव हो जाए उसे क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। तो फर्स्ट कौन सा था? इग्नियस। सेकंड कौन सा बना? सेडिमेंट्री। थर्ड कौन सा हुआ? मेटामॉर्फिक्स। दिस इज व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक्स क्या है? पूरा अर्थ क्रस्ट किससे बना है? रॉक से। गॉट इट? एंड रॉक किससे बना है? वो तो ऐसे बोलोगे, द एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, व्हेन दे कॉम्पैक्टेड, consolidated, then they form rock. बट आपको अल्टीमेटली मिनरल पे जाना है, बिकॉज वहां से क्वेश्चन आना है, तो पहले रॉक पढ़ जाना है। आपने अभी वोल्केनिक एक्टिविटी कराई थी, 2 तरह का रॉक बनाया था, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। तो अब उस रॉक कौन सा था? इग्नियस रॉक। तो और भी टाइप्स ऑफ रॉक हो सकते हैं, सो लेट्स फर्स्ट फिनिश दैट। व्हाट इज रॉक? नोट इट डाउन। देन टाइप्स ऑफ रॉक कौन कौन से हैं? वेरी गुड। अग्नेय, अवसादी एंड रूपांतरित। आप लोग कौन से चट्टान का एग्जाम्पल बनना चाहोगे यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में? अग्नेय। अच्छा, घर में पहले आईएएस बनने वाले सिचुएशन के हिसाब से अग्नि है, ठीक है। बदलाव के हिसाब से अपने अंदर, डू यू वांट टू चेंज योर सेल्फ?
or you want to remain whatever you are? You want to change? What kind of change? We want to learn how to use AK-47. Of course, you should learn. टेक्नोलॉजी अच्छी बात होती है ना, बट जरूरी नहीं कि आतंकवादी बन करके, डिफेंस में जा करके, आईएएस बन करके ट्रेनिंग तो होगी ना आपकी। ऑफ कोर्स दोनों होना चाहिए। तो कौन सा रॉक बनना चाहोगे, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री? नॉलेज के हिसाब से सेडिमेंट्री, जीवन में बदलाव के हिसाब से आईएएस बनना हो तो मेटामॉर्फिक, और घर में अगर पहले आईएएस बनने जा रहे हो, फर्स्ट प्राइमरी, इग्नियस। आग होगा अंदर, तुम्हारे अंदर है ना, दिख नहीं रहा है कुछ लोगों का, सुप्तावस्था में पड़े हुए हैं। बी एक्टिव वोल्केनो, डोंट बी डोरमेंट। हो गया सबका? तो व्हाट इज रॉक? वेरी गुड। आगे बढ़ जाऊं? हाउ दे आर फॉर्म, बेस्ड ऑन दैट वी क्लासिफाई रॉक्स इनटू थ्री टाइप्स। कौन कौन सा? इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो व्हाट आर इग्नियस रॉक? ऐसे कैसे? ये भी सही है जो पहले बन जाए, बट सिंपल सी बात है, जब भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रहा है हमारा, तो मैग्मा बाहर आ रहा है ऑन द सरफेस लावा के रूप में, वो लावा का कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। कोई चीज़ जब पिघला हुआ पदार्थ है, उसको जब ठंडा करोगे और जम जाएगा, तो कुछ हार्ड बन जाएगा, वो उसे हम क्या बोलते हैं, रॉक। ऐसे रॉक को क्या बोलेंगे, इग्नियस, मतलब अग्निय चट्टाने, जो अग्नि से बना है। इतना क्लियर है? अब आपसे पूछूं मैं कि उसमें अग्निय चट्टानों में पेट्रोलियम मिलेगा कि नहीं? अग्निय में, इग्नियस, पेट्रोलियम कैसे मिलेगा बताना। लेट हिम। यस। पेट्रोलियम मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा जब वो बाहर से आएगा, उसमें मान लो जो भी कोयले ऐसी चीज़ें हो सकती थी, मान लो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, तो जल के खत्म हो चुकी होंगी। तो वी विल नॉट फाइंड व्हाट, पेट्रोलियम थिंग्स कहाँ पे, इग्नियस रॉक्स में। तो जैसे इंडिया में इग्नियस रॉक कहाँ पे है, इग्नियस रॉक का बना हुआ डेक्कन प्लेटू। जो प्लेटू वाला रीजन है वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, नहीं, ये अलग है, कुछ और कंडीशंस हो सकता है, लेकिन जस्ट बिकॉज जहां कहीं भी इग्नियस रॉक है, उस रॉक के को ब्रेक करने से तुम्हें नहीं मिलेगा पेट्रोलियम। लेकिन गोल्ड मिल सकता है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं? विच स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम गोल्ड? दो क्वेश्चन होता है, ध्यान सुनो, हेलो, यस, शौक मत हो जाओ। दो क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपका कि कौन सा स्टेट में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि कौन से स्टेट में मैक्सिमम रिजर्व है। ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, आईएएस कई बार पूछ चुका है और आप फंस जाते हो। जब प्रोडक्शन की बात आए तो उसका अलग आंसर होता है कई बार में, और रिजर्व की बात करें तो, जैसे रिजर्व कहाँ पे है, नो, रिजर्व है कर्नाटका में। कर्ण, सोने का कवच कुंडल कर्ण याद कर लो, कर्नाटका मैक्सिमम है। प्रोडक्शन बिहार में भी ज्यादा है, शौक नहीं होने का, सच है। क्या हुआ? हाँ, अभी फिलहाल प्रोडक्शन हो रहा है। वैसे ही आपको कई सारी चीजें हैं, गोल्ड है, डायमंड है, सिल्वर है, यूरेनियम है, कोरियम है। सबकी बात नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कोरियम का रिजर्व इंडिया में कौन सा रैंक पे है, कौन सा रैंक हमारा है? नहीं आइडिया? गलत, फिफ्थ लार्जेस्ट, अप्रॉक्स 25% ऑफ द इंटायर वर्ल्ड यूरेनियम प्रेजेंट इन इंडिया राइट नाउ। आपने साइंस टेक नहीं पढ़ा है?
पढ़ रखा है। तो फिर आंसर ऐसे नहीं करो, आंसर ऐसे करो कि जो हमारा इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है वो 3 स्टेज का है। पहले स्टेज में हम लोग यूरेनियम यूज़ करते हैं। दूसरे स्टेज में जिसका जो आउटपुट आया हमारा कौन सा, वेस्ट मटेरियल, दैट इज प्लूटोनियम, अगेन उसको यूज़ कर लेते हैं। एंड लास्ट में हम लोग बोलते हैं फास्ट पीरियड रिएक्टर, जिसमें यूज़ करने के क्या हम लोग, थोरियम एज अ फ्यूल। एंड द डे वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग थोरियम, वी विल बिकम लाइक the developed country in the world, because we have the resources already. What we need is to just develop that technology to the next level. It seems it will take more than 20 years more from now. ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे। समझ में आया ये? तो इग्नियस रॉक मैंने दिखा दिया पहले ही। सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे कौन है? उसके बाद सबसे कम कौन सा? हिमालय में कौन सा है? सेकंड प्लेटू में कौन सा है? बात समझ में आई? मेटामॉर्फिक का मतलब चेंज आ जाना है। किस तरह का चेंज होना? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तीनों में से कोई भी। शेप साइज में बदलाव होने को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिज्म। तुम अभी ऐसे बैठे हो, अगर ऐसे कर लो, तुम्हारे अंदर हुआ मेटामॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म हो गया। ठीक है, मॉर्फ मतलब बदलना। अच्छा, मॉर्फिज्म किसकी वजह से होगा? चेंज, यस। या तो बहुत टेम्परेचर, तापमान के कांटेक्ट में आ जाए, या दूसरा बहुत प्रेशराइज हो जाए। किसी चीज को बहुत दबा दो, जैसे मैं इसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दूं, प्रेशर दे दूं इस पे, तो इसका शेप यही रहेगा। हो सकता है कि इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस ना आए, लेकिन डिफॉर्म हो गया तो क्या हो गया ये? ठीक है, मेटामॉर्फिज्म डन। यस, आप बताना ऊपर देखते हुए, सबसे ज्यादा कौन सा रॉक है? दूसरा, तीसरा, गुड, आगे बढ़ो। नोट कर लो फटाफट। इग्नियस मतलब आग्नेय। ये सब बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो आराम से, व्हाट इज इग्नियस। इसमें एक वर्ड है इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये क्या है? अनफोसिलिफेरस। क्या मतलब? फॉसिल्स नहीं पाए जाएंगे। क्यों नहीं पाए जाएंगे? इतना टेम्परेचर है, फॉसिल्स बचेंगे कहाँ? बढ़ जाएंगे सब। रॉक मिलेगा ब्रेक करने से। क्या बोल रहे हो, सोचो। इग्नियस रॉक में मिलेगा तुम्हें गैस? हाँ? इग्नियस रॉक में गैस मिलेगा? ट्रैप्ड होगा वहां मिलेगा। नॉट इन दैट अनफोसिलिफेरस, इसमें नहीं मिलेगा फॉसिल्स। ठीक है, यूपीएससी का कीवर्ड है ये। गैस क्या ये कह सकते हो कि कोई एक रीजन है जहाँ पे इग्नियस रॉक है, अंदर से कई सारे कनेक्टेड पार्ट होंगे, जहाँ कहीं भी गैस को मिलता है, प्लेसेस हाई प्रेशराइज हुआ, वहां पहुंच गया, तो उसका कोई अंदर कहीं अवेलेबल हो, दैट इज नॉट फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस। ये कभी कोई बात कही जाए, जैसे मान लो मैंने कहा सेडिमेंट्री रॉक, तो सेडिमेंट में क्या होता है कि लेयर द लेयर बने होते हैं, उस रॉक को ब्रेक करने से उसके अंदर जो मिलता है दैट इज काउंटेड ना, कि व्हाट वी कैन फाइंड इनसाइड द सेडिमेंट्री रॉक। सो इज द केस विद इग्नियस रॉक, सो वी कैन नॉट फाइंड fossiliferous thing, fossils where inside the igneous rock। फिर से पढ़ो, देखो गलत पढ़ रहे हो। हाँ, फॉसिल्स क्या होते हैं? नहीं, खंडित नहीं होते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? जीवाश्म। जीवाश्म मतलब जीव का, जीव का अंश ना। जीव मतलब पेड़ पौधे होंगे या इंसान या जानवर। ठीक है, ये इग्नियस रॉक में मिलेगा। अगर जो होंगे भी वो, जैसे एग्जांपल में कहाँ पे, सिटी ऑफ पोम्पेई। समझ में आया? नाम बताओ वोल्केनो का। वेसुवियस। उसमें जंगल पहाड़ पर्वत सब दब गए होंगे, लेकिन क्या वहां कोयला मिलेगा आज? सब जल गया होगा। समझ में आई? अनफॉसिली फेरस, इग्नियस रॉक, ये वर्ड रहेगा ध्यान।
आगे बढ़ूं? हाँ। हाँ। क्या पाएंगे? अच्छा। तो हम अभी क्लास में शुरू करने वाले, डोंट वरी। वो कहाँ से आया है हिमालय पर्वत, वो भी पढ़ने वाले हैं। हाँ, नहीं वहाँ पे ओशन था। जहाँ हम बैठे हैं ना, यहाँ ओशन था। पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन देख रहे हो, पूरा ओशन था। कहाँ तक? आसाम तक, राजस्थान से। ठीक है, आगे बढ़ूं? दो तरह के होते हैं इग्नियस रॉक, कौन कौन से? इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। अभी मैं टेस्ट करता हूँ, इसको करूँ। ये कल का होमवर्क नहीं किए हो, फिर फायदा क्या? यस, यू। इग्नियस रॉक एग्जाम्पल, इंट्रूसिव। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड टाइप, वेरी गुड। आप बताएं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल। नहीं आते कल? सिर्फ शरीर था यहाँ पे। अरे सिंडर, कोन, सिल्ट, कंपोजिट, ये सब क्या है? तो बताओ। लैपिली, वोल्केनिक बॉम्ब, ब्रेशिया, सब क्या है? अच्छा। को जो रॉक मिला था सेतु, राम सेतु में, क्या नाम था उसका? प्यूमाइस, प्यूमिस रॉक। अच्छा बताओ, प्यूमिस रॉक में, और तुम लोग बताओ प्यूमिस रॉक में। डेंसिटी, उसमें जो होल्स होते हैं उनका, उसके टोटल वॉल्यूम में से कितना उसका वॉल्यूम का होगा, मात्रा कितना परसेंट होगा? जो छिद्र होते हैं उसके अंदर, ओवरऑल उसके वॉल्यूम निकालोगे, रॉक इतना बड़ा है, उसमें से जो छेद होते हैं उसका वॉल्यूम कितना होगा? यस, इसलिए तो तैरता है। समटाइम्स 90%। देखा है प्यूमिस रॉक? यूज करते हो लाइफ में? आराम से छोड़ो, तुम लोगों ने अपने लाइफ में भी यूज करते हो। जैसे आता है एक ऐसा स्पंज जैसा, जैसे तुम एड़ियां रगड़ने के लिए आती है पत्थर, कौन सा होता है? फ्यूमिस रॉक होता है। गॉट इट? मेरे पास फ्यूमिस रॉक से रिलेटेड बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बट आपकी क्लास या क्लास में पढ़ाना मुश्किल हो जाता है ना। मैंने हर एक रॉक पे बहुत सारा करके रखा है रिसर्च, बट आई कैन नॉट डिस्कस एवरीथिंग इन द क्लास, अदरवाइज आएगा 6 महीना ज्योग्राफी। मैं तो ऐसे ही बचता हूँ टॉपिक छेड़ने से, जो सिर्फ यूपीएससी में वही छेड़ते हैं हम लोग। हाँ बोलो। जरूरी नहीं है, अगर इनसाइट बन गया, इंट्रूसिव हो गया, बाहर आ गया तो एक्सट्रूसिव हो गया, इतने ही बेसिक है बस। जो हमने इसे पहले नाम रखा लैकोलिथ फैकोलिथ, वो किसके आधार पे था? सेप के आधार पे था। उसमें ग्रेनाइट भी हो सकता है। अच्छा, मार्वल कौन सा है? मार्वल एक्सक्लूसिव बोल रही है, वो बोल रहा है। मतलब आपका दिमाग ऐसे ही काम करता है इंसान का, कि जो आपसे बातें की जा रही हैं, आपका ब्रेन वहां से लिंक रहता है। जैसे अभी देखा था मेल्टल प्ल्यूम, कहाँ से लिंक था? आउटर कोर से। उस वक्त कुछ ही बात करोगे तो उसी संदर्भ में दिमाग में आती है बातें। मैंने अलग से पूछा क्वेश्चन, बिल्कुल फ्रेश, मार्वल किसका एग्जाम्पल है? तो इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव फंसे हुए हो। मेरा पूछना था इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, या सेडिमेंट्री है? गलत है, मेटामॉर्फिक है। क्वेश्चन ये भी आएगा कि किसके मेटामॉर्फिज्म से मार्बल बनता है, कौन सा रॉक। आऊंगा आगे। पहले बताओ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, मिनरल्स मिलेगा, हार्ड है, बहुत बढ़िया। बाइक बनाने में काम आएगा, कहीं पे बाढ़ आ रही हो उसे रोकने में काम आएगा, उससे बनी हुई मिट्टी ब्लैक सॉइल होगा, एग्रीकल्चर में काम आएगा। वेरी गुड। जहाँ कहीं भी इग्नियस रॉक से बने चट्टान होंगे वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा या कम? भूकंप कम या ज्यादा? वेरी गुड। कई सारे फायदे हैं जो यहाँ लिखा भी नहीं है, जो मैंने बता दिया। जो लिखा है उतना नोट कर लो। इग्नियस, है ना? ये क्या होता है? एमिगडालस।
गैस के बनने से बबल्स। कोई पत्थर देखा होगा जिसमें अलग अलग स्पॉट देखा होगा व्हाइट ब्लैक कलर का, पत्थर के अंदर, जैसे किसी ने हीरे मोती जड़ रखे हो उसमें अलग से नेचर वाइज। देखो ये कौन सा रॉक है ये? इग्नियस मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री, इग्नियस है, ठीक है। देखो ऊपर लिखा है कि दिस रॉक्स आर नॉट मेटेराइट्स, मतलब वो कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट नहीं है जो पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, ये ऑलरेडी इग्नियस रॉक्स हैं। हिंदी। बिल्कुल उन्हीं की वजह से तो बनता है, बट बुलबुले नहीं है ये, उनकी वजह से बना है। हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर। अब पढ़ो, अब पढ़ो। देखो कोई चीज एक तो होता नहीं है। अच्छा इतना ही बोलो तो फिर आगे पूछ दोगे तुम्हें कॉन्टैक्ट या रीजनल, कॉन्टैक्ट या रीजनल, ये तो नाम ही नहीं सुना होगा। क्या होता है रीजनल? गड़बड़ हो गया। बताता हूँ आगे। डन। क्या करना है हीरे मोती, घर ले जाना है इसको। बस पिक्चर दिखाने से क्या होता है, आपको याद रहेगा ये चीजें। ये एग्जाम्पल्स हैं इग्नियस रॉक्स के। कौन कौन? बेसाल्ट, प्यूमिस, ऑब्सिडियन, रायोलाइट, स्कोरिया, डेसाइट, ग्रेनाइट, ग्रेबो। कई बार एग्जाम्पल आ जाएगा यूपीएससी में, तो आपको करना विच ऑफ द फॉलोइंग आर इग्नियस रॉक्स, तो पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जब रॉक की स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, कौन से ब्रांच ऑफ एजुकेशन में हम लोग पढ़ते हैं रॉक्स ऑफ अर्थ इन डिटेल? रॉक्सोलॉजी। ये नया था। एलियोग्राफी बोलते हैं। हाँ वो है, लेकिन उसमें सिर्फ मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं। ये होता है जियोलॉजी, उसमें डिटेल पढ़ना होता है। जियोग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, जियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। जब अर्थ क्रस्ट एंड डिफरेंट रॉक्स को स्टडी करते हैं डिटेल में। आप लोगों को इससे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इंडिया में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली? हानी टू, पहली बार चली थी कब? 53-54, ठीक है, 1853 में फर्स्ट टाइम। लेकिन सच बात यह है कि वहां पे नहीं, उससे पहले ट्रायल किया गया था श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पे है? और कहाँ पे है? सब गलत। सब सही है लेकिन वहां पे नहीं। एक है तुम्हारा उत्तराखंड में श्रीनगर, गए हो कभी? उत्तराखंड के श्रीनगर में एनआईटी है। उस एनआईटी में पहले इससे कई सारे रॉक स्टडीज किए गए हैं, सब रॉक वहाँ रखा है। सबसे पहले उसी क्षेत्र में ट्रायल किया गया था, लेकिन चूंकि जो हमारा हिमालय है, ये क्या है, लगातार भूकंप का केंद्र में से एक रहा है, बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे। तो उसमें ट्रायल वहाँ किया गया था, लेकिन उसको यूज़ नहीं किया गया, स्टॉप कर दिया गया। फिर फाइनली उसके बाद शिफ्ट हुआ था कहाँ पे? लेकिन हिस्टोरिकली जब फैक्ट्स पूछा है क्वेश्चन, तो आपका आंसर वही होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए जान लो कि एक्सपेरिमेंट पहले वहाँ किया गया था, कहाँ पे? अब तुम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, यूपीएससी का, तुम्हें पता होना चाहिए कि श्रीनगर जो है सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, उत्तराखंड में। वहाँ पे एनआईटी है, बहुत ही खूबसूरत, जैसे तुम्हारा मसूरी है, एग्जैक्टली ऐसा ही। वहाँ पे मसूरी में जो तुम्हारा कॉलेज है कौन सा, लबासना, जो उसमें फील आता है एग्जैक्टली वही फील आता है वहाँ के श्रीनगर के एनआईटी में पढ़ने का। मेरे दोस्त वहाँ पे लेक्चरर थे, मैं कई बार वहाँ जा चुका हूँ, क्योंकि मैं भी लेक्चरर था दूसरे कॉलेज में, तो हमारे यहाँ तब उनके यहाँ। तो कहानी सुन रहे थे तुम? वहाँ पे बकायदा डिपार्टमेंट है जिसपे रॉक की स्टडी की गई है अलग अलग। तुम्हें कभी मौका मिले तो ऐसी जगहों पे जाया करो। हम्म, बिल्कुल। थोड़ा सा जैसे आप में से कई लोग गए हो वहाँ पे,
ताजमहल देखने सब गए हो लगभग। पूछूं, पितरा दुरा देख के आया? देख के आया? मिनिएचर पेंटिंग देख के आया? नहीं देखा होगा, बिकॉज यू कैन नॉट सी विद नेकेड आईज, यू नीड माइक्रोस्कोप टू सी दैट। और पहले जो उन्होंने पढ़ा नहीं होगा कि वहाँ मिनिएचर पेंटिंग है, उन्होंने देखा नहीं होगा। तो चीज़ें कई बार होती हैं, वी कैन नॉट ऑब्जर्व, फॉर दैट वी नीड नॉलेज, ज्ञान ही होगा। हो गया ना ये? सेडिमेंट्री रॉक किससे बना है? लेयर से, कॉम्पैक्शन से, लिथिफिकेशन से, इतना ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है कि तीन तरह से, कौन कौन सा? मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली एंड मैकेनिकली का एग्जांपल। मैकेनिकली का मतलब जैसे आपको मार पीट करके सही सीधा किया जाए, मतलब सही बंदा बनाया जाए, पत्थर नहीं, ठीक है। ये ऑर्गेनिकली, नेचुरली बना, ठीक है ना। और लास्ट में कौन सा है? विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स। तो सेडिमेंट्री, मान लो कि कोई एक रॉक है, कोई केमिकल डाला, क्या होगा इसका? हो सकता है डिसइंटीग्रेट हो जाए ये, बाद में कुछ और ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाए, अलग मैटर हो, ये भी हो जाए, एंड फाइनली लिथिफिकेशन हो जाए, आपस में कॉम्पैक्शन हो जाए, तो क्या बनेगा रॉक? सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री कॉम्पैक्शन होने से पहले तो धूलकन हो गया ना, डस्ट। देन तो केमिकली हो, ऑर्गेनिकली हो, मैकेनिकल हो, तीन तरीके से पॉसिबल है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, समझ में आया? ठीक है। क्या है? लाइव मोशन बन सकता है, बन सकता है किसी भी तरीके से। इतना ही नहीं, अभी लाइव मोशन में बदलाव भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। कोई एक पत्थर एक ही तरीके से थोड़ी बन सकता है, सो मेनी मैकेनिज्म में भी दे। जैसे कोल जरूर नहीं कि सिर्फ केमिकली, चाहे उसे मैकेनिकल ही बने, ऑर्गेनिकली बन सकता है। हाँ सर, ऐसा मतलब ये तो समझने के लिए है ना हमारा। पृथ्वी कोई ऐसा थोड़ी है कि वहीं पे कोई लेबोरेटरी है, एक मैकेनिकल का, एक केमिकल का, एक बायोलॉजिकल का। ये एग्जाम्पल याद कर सकते हो। सबसे फाइन ग्रेन किस में होगा? फाइन मतलब डस्ट बहुत छोटे छोटे होंगे। हाँ, रुखड़े उससे थोड़ा ज्यादा ये होगा, उससे भी ज्यादा रुखड़ा, और फाइनली तो कॉन्ग्लोमेरेट। तो ये आप बार बार प्रैक्टिस कर लो। ये हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। भी यहाँ नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं, आगे और प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये पढ़ो, ध्यान से देखो कैसे हो रहा वो। ब्रेशिया, ट्रायंगुलर शेप, लार्ज साइज, बिकॉज ऑफ वॉल्केनो, ब्रेशिया, ठीक है। इससे थोड़ा छोटा होगा तो कॉन्ग्लोमेरेट। हमने वहां क्या नाम दिया था? लैपिली। वॉल्केनिज्म में लैपिली। थोड़ा छोटा हुआ, उसके बाद और सैंड, और छोटा हो गया सैंड, एंड फाइनली उसको और ब्रेक कर दोगे तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल चिकना चिकना सा क्ले। इतना क्लियर है? तो ब्रेशिया, कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, सेल। ग्रेन साइज बिगेस्ट कहाँ पे? ब्रेशिया। उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, पूरा फिर चिकनी मिट्टी हो जाएगी वो, क्ले ही। शेल क्या होता है? ये भी रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, जहाँ पे फाइनेस्ट पार्टिकल मिलते हैं। और इसकी खासियत क्या है? यहाँ पे खास तरह की गैस, नाम है शेल गैस। इसमें सबसे ज्यादा रिसर्च कौन से कंट्री में हो रहा है? यूएसए। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब यूएसए, हमारा पूरा विश्व किस पे डिपेंडेंट था एनर्जी के लिए? पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम का मेन हब कहाँ पे है? यूएस, गल्फ कंट्रीज। और ये कंट्रीज यूएसए के बीच में हमेशा रिलेशन अच्छा रहता है, बुरा रहता है? हमेशा बुरा रहता है, सिर्फ एक कंट्री छोड़ दो तो, मेनली सऊदी अरेबिया। 100 साल के इतिहास में मात्र 2 बार झगड़े हुए हैं, मन मुटाव भी। और सबसे बड़ा किंग कौन है इस्लामिक कंट्रीज का? सबसे अधिक पावरफुल पैसे के मामले में, हर तरह से। और उसी से अमेरिका का रिलेशन अच्छे हैं।
लेकिन इसके बावजूद भी पंगे रहते रहते हैं हमेशा। तो चूंकि इनके पेट्रोलियम का दाम काफ़ी ज़्यादा ना बढ़ जाए, इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऑल्टरनेट होना चाहिए। उसी ऑल्टरनेट को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने शेल गैस पे रिसर्च शुरू किया। हालांकि उसका अभी भी जो कॉस्ट पड़ता है कमर्शियलाइजेशन करने का, इकोनॉमिक कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए अभी तक उतना ज़्यादा वो कमर्शियलाइज नहीं हुआ है, लेकिन वो ऑलरेडी अल्टरनेट के रूप में है, सो दैट कि वर्ल्ड में कहीं भी एक पावर सेंटर डेवलप ना हो जाए। उसको बैलेंस रखने के लिए कभी वो कंट्रीज कहते हैं कि नहीं, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, अपनी मर्जी से, और महंगा बेचना शुरू कर दे पेट्रोलियम। आज खरीद रहे हो 100 रुपये, कल खरीदो 200 रुपये, चलेगा? इसका ऑल्टरनेट होना चाहिए। तो उसका एक ऑल्टरनेट क्या है? सेल गैस। दूसरा क्या है? ईवीज, है कि नहीं? जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में मोर देन 45% जो हमारा कार्स हैं, व्हीकल्स, नाउ दे आर इलेक्ट्रिफाइड ईवीज। इथेनॉल नाम सुना है? कितना परसेंट में हम लोग पेट्रोल मिलाते हैं? अप्रैल 2023 से 20% मिलाना शुरू कर दिया हमने। कितना? 20%। होमवर्क लिखो। इथेनॉल किस किस से बनता है, इसका आंसर करना है आपको। तीन अलग अलग कारण है, तीन अलग अलग, तीनों में डिफरेंस क्या है, और इंडिया में सबसे अधिक बड़ा प्लांट कहाँ पे है? अगला क्वेश्चन इसी में मेंशन करना है। तुम ऑल अबाउट इथेनॉल कर लेना, मैं जो डायमेंशन दे रहा हूँ तुम्हें। दूसरा, जब हम 10% मिला रहे थे पहले, अब कितना मिला रहे हैं? 20%। तो ये बताओ कि जैसे हमारे पेट्रोल में 20% एक्स्ट्रा हमने मिला दिया, क्या, इथेनॉल, तो 20% हमें थोड़ा कम इंपोर्ट करना पड़ेगा जितना करना पड़ता ऑयल। उससे देश को कितने का फायदा हो रहा है? ये देखो, दुनिया इज ऑल अबाउट इकोनॉमी। इकोनॉमी की बात नहीं करोगे, देश नहीं चलेगा, समाज नहीं चलेगा। यूपीएससी तुमसे पूछेगी कि कितना 40,000 करोड़ का फायदा हो रहा है कि 18,000 करोड़ का फायदा हो रहा है। मैंने आंसर दे दिए, दूसरों में से एक आंसर है, चेक कर लेना। बात समझ में आ रही है? इथेनॉल, उसके प्लांट कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे लगने वाले हैं, तीन अलग अलग पदार्थों से बनते हैं। उस तीनों में किसकी क्वालिटी कैसी होती है, किसका प्लांट कहाँ पे लगा हुआ है, रिसेंट में कहाँ लग रहा है, जैसे बिहार में अभी एक लग रहा है। उसी तरह से आपको आइडिया होना चाहिए पूरे भारत में कहाँ कहाँ लग रहा है, क्योंकि ये अपकमिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट होने नाते आपको आइडिया होना चाहिए। करंट अफेयर का पार्ट है, ज्योग्राफी का नहीं। आगे बढ़ो। हम्म, ऐसे नहीं, इसको ऐसे सोचो कि ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि वी शुड प्रोड्यूस sugar cane only in those regions which are water surplus region. All the water intensive crops should be produced in the water surplus region. For example, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पानी भरा पड़ा है। पश्चिम में नहीं है, पानी कमी है, तो वहां पे मत बनाओ। समझ में आई? दूसरा, सिर्फ यही एक ऑप्शन थोड़ी है। मैंने ऑलरेडी दे दिया कि इंडिया में तीन तरह के एथेनॉल बनते हैं, आपको तीनों पे होमवर्क करना है। सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पे है, कितना परसेंट हम यूज कर रहे हैं, कब से यूज कर रहे हैं, उसका फायदा इंडिया को क्या होने वाला है, एंड सो ऑन। मेन सा क्वेश्चन, ठीक है? बहुत सारे बेनिफिट है। हो गया सबका ये? अच्छा बताओ, मेटामॉर्फिज्म क्यों होगा? बदलाव क्यों होगा? कारण कई हो सकते हैं, मेन कारण है बहुत ज्यादा तापमान का होना या बहुत ज्यादा प्रेशर का होना। जैसे आप में बदलाव तभी होता है जब आप या तो प्रेशराइज्ड हो या टेंशनाइज्ड हो या अंदर से आग हो। नॉर्मल लोग, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो तीन लोग हैं, ए बी सी। ए के परिवार में सब कुछ बहुत चंगा, ठीक है, पैसे सब कुछ हैं, ही हैज कम हियर टू प्रिपेयर यूपीएससी तैयारी करने। कंडीशन ए। बी, जिसके यहाँ थोड़े पैसों की समस्या है। और कंडीशन सी, जिसके पेरेंट्स ही नहीं है, देयर इज नो सोर्स ऑफ इनकम। सबसे पहले कमाना कौन शुरू करेगा? समझ में आ रही है? बदलाव सबसे पहले किस में आएगा? जिसपे ताप या दाब ज्यादा हो। तुम्हारे पास ना भी हो तो जबरदस्ती लो।
बदलाव लाओ अपने अंदर, जबरदस्ती का लो अंदर से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? यू नीड टू मेटामॉर्फ योर सेल्फ यूजिंग योर पैशन हिडन विद इन। समझ में आ गया मेटामॉर्फिज्म? बस कोई भी रॉक है, चाहे वो इग्नियस हो या फिर सेडिमेंट्री हो या ऑलरेडी मेटामॉर्फ हो, अगर मेटामॉर्फिक रॉक है उसमें फर्दर बदलाव होगा तो उसको हम फिर भी बोलेंगे मेटामॉर्फिक। ठीक है, मेटामॉर्फिज्म। तो कोई भी रॉक हो दुनिया में, अगर वहां पे हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर के इम्पैक्ट में आएगा, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होगा, तो उसे क्या बोल देंगे? मेटामॉर्फिक रॉक। डन। मेटामॉर्फिक रॉक। अब बताओ तीनों में से सबसे कीमती कौन सा रॉक होना चाहिए? इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। देखो, जिसमें बहुत ज्यादा आग, ताप, दाब का प्रयत्न करोगे उतना अच्छा अच्छा बनेगा वो, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। जैसे तुम्हारे, देखो तुम्हारे साथ, जैसे तुम मिलिट्री में जाते हो, आर्मी में जाते हो, नेवी या आईएएस में जाओगे, ट्रेनिंग होती है कि नहीं? ट्रेनिंग इज समथिंग लाइक दिस, दे आर ट्राइंग टू चेंज योर सेल्फ, राइट? कभी डरा कर, कभी डिसिप्लिन में रख के, कभी पढ़ाकर, कभी अंदर आग लगा के, पैशनेट करके। बात समझ में आ गई? मेटामॉर्फिज्म। तो तीनों में से कोई भी रॉक हो उसमें बदलाव आएगा, क्या बोलेंगे उसे? मेटामॉर्फिक रॉक। अब क्वेश्चन आ जाता है एक लेवल ऊपर। जनरली लोग क्लास में डिस्कस नहीं करते, बट आई वुड लाइक टू डिस्कस दोस थिंग्स। मेटामॉर्फिज्म या तो ताप से होगा या दाब से होगा। इसके अलावा जो ताप से होता है वो दो, इससे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर बदलाव आए उसे क्या बोलेंगे? थर्मल मेटामॉर्फिज्म। क्या रहेगा? और जो अदर देन ताप, टेम्परेचर के अलावा कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, उसे क्या बोलेंगे? इंक्लूडिंग प्रेशर, प्लेट मूवमेंट, कई सारे कारण हो सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? यस, डायनेमिक। एक वर्ड ध्यान रखना, जब भी कभी डायनेमिक वर्ड आए इसका मतलब क्या हुआ? कई सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं अदर देन टेम्परेचर। जैसे हम आगे क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कि हमारे यहाँ जो प्रेशर बेल्ट है पृथ्वी पे, दो तरह के हैं, एक थर्मल, दूसरा डायनेमिक। हमने यहाँ पढ़ा मेटामॉर्फिज्म दो तरह का होता है, एक थर्मल, दूसरा डायनेमिक। तो थर्मल वो जो हाई टेम्परेचर की वजह से हो, और बाकी जो प्रेशर एंड अदर फैक्टर की वजह से, उसे क्या बोलेंगे? डायनेमिक। नोट डाउन। यहाँ पे आगे है बट पहले यहाँ नोट कर लो। अब इसमें भी फर्दर डिवीजन करूंगा मैं, अभी मैं ही नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं चाहता कि अगले 10 सालों में कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी में आए ज्योग्राफी से और आप ना कर सको। अभी तक तो सब हो जाए ना क्वेश्चन, सारा टॉपिक है। मैं चाहता हूँ कि ज्योग्राफी क्वेश्चन ऐसे तुम्हारे हो जैसे लौकी काटना, इजी। मेंस का हो, पीटी का हो, वट एवर। इतना बोलने का फायदा क्या हुआ? फिर आराम से बैठ के मैं लिखवा रहा था। क्या लिखवाता? उच्च दबाव और तापमान के तहत पहले से मौजूद चट्टानों में क्या होता? परिवर्तन अगर हो तो उसे क्या कहेंगे? रूपांतरित, या उसे हम कयांतरित भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, ऑल चेंजेस पॉसिबल। इंग्लिश में तो मैं ऐसे किया करता था अपने टाइम में, किसी क्लास में जब हिंदी मीडियम में कोई बात सर पढ़ा रहे हैं, जब बोल रहे हैं हिंदी में, मैं इंग्लिश में लिख लिया। इट्स वेरी इजी फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, बट इट इज डिफिकल्ट फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। हालांकि ये डिफरेंसेस में मेरे लिए मात्र 15 डेज का काम होता है चेंज करना। लाइक एनी बडी कुछ अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एटलीस्ट 10th पास है ना, बेसिक भी है, इट टेक्स हार्डली 2 वीक्स टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर इन इंग्लिश। बस सही तरीका होना चाहिए। 2 वीक्स बोला, 2 सेकेंड नहीं। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग जिसे आपके माइंड का पता होना चाहिए काम कैसे कर रहा है, ऑलरेडी पता है। जैसे कि लोग पढ़ाते हैं तो बोलते हैं देखो, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ड यूज कर देंगे कंटिन्यू, बच्चा वहीं परेशान हो जाएगा। ये इंडेफिनिट क्या है करना? आम बोलचाल की भाषा बताओ ना। जैसे ही मैं घर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा भाई खेल रहा है, तो मैं कहता हूँ पढ़ लो, एग्जाम है। अगर इस तरह की बातें सिखाई जाएं, तब मैं ताहे ताहे बताया था ना, आई गो, आई सी,
ही प्लेस, आई से स्टडी, इसी में बीच में लगा दो व्हेन आई गो, देन आई सी दैट ही प्लेस, ये था ना व्हेन दैट, ये सब बेसिक चीजें अगर मात्र 15 लाइन होते हैं, कितने 15, वैसे 25 लाइन्स बता दूं मैं तो आपको, जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, 2 लाइन हो गया, मैं जाऊंगा 3 लाइन हो गया, बस ये इस तरह से कितने मात्र 25, यू कैन स्पीक लाइक एनीथिंग द एंटायर वर्ल्ड। मेरे पास ऐसे पता है कितने लाइन है, 3000, बट आपको कितना बता रहा हूँ मैं, मात्र 25। 2000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेंड किया है, आप लोगों को भी कभी करा ही दूंगा, टाइम मिलेगा तो। अच्छा मान लो, थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कहाँ किस इसकी बात कर रहे हो, तो इससे क्या बन रहा है, इसमें क्यों पड़े परेशान, देखो तो क्या है, सेल, स्लेट, फाइलाइट, सिस्ट, इस मेटामॉर्फिज्म हो रहा है। मान लो कि अचानक से इनके ऊपर दबाव पड़ा, किसी भाई का किडनैप कर लिया गया और बोला गया कि 1 करोड़ रुपए चाहिए, इनकी कोशिश किसके लिए होगी, 1 करोड़ के लिए, और इनकी गर्दन पे रखा बंदूक, कहा मुझे 100 रुपए चाहिए, इनकी कोशिश किसके लिए होगी, सिंपल सी बात है, किस तरह का दबाव, बदलाव, प्रेशर दे रहे हो। अच्छा मेरी बात समझे, what kind of pressure, what kind of temperature, what kind of circumstances you are in, accordingly changes will be there। ठीक है, जैसे कि आराम से आप यहाँ बैठे हो क्लास में, पढ़ाई की बातें कर रहे हो, सर आप खाने में बैठ जाओगे, कुछ दिनों बाद क्या होगा, एग्जाम्पल देखो शेल है, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, और टेम्परेचर हाई करोगे तो, और फाइनली जरूरी नहीं है, कई बार बनता है कई बार नहीं बनता है। माइका प्रोडक्ट है, एप्लीकेशन ऑफ द माइका दैट यू कैन यूज, नॉट नेसेसरीली कॉइन। हैव यू सीन वेयर, ये क्या है, तुम्हारे बेड, ये क्या लगा है ये, बस फर्क क्या है, सिंथेटिक है ये, समझ में आ रही है, बट है क्या माइका, माइका कहाँ मिल सकता है, और सैंड मिलता है, खास करके सोन नदी किनारे वाला जो बालू है, सैंड, वन ऑफ द वर्स्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट सैंड। कुछ लोग ऐसे हैं मुंबई दिल्ली में भी घर बना रहे हैं, तो स्पेशली वहां से सैंड मंगवा रहे हैं, यहाँ का सैंड बेकार होता है, और वाकई बेकार होता है, कंपेयर करके देखोगे तो, दे यू विल फाइंड माइका गोल्ड पार्टिकल्स इवन समटाइम्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, उसमें एक कण मिट्टी का उसमें नहीं होता, बिल्कुल चमचमाता सा, सबसे खूबसूरत बालू में से एक, सबसे बढ़िया, घर की एज बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू अदर, अगर कंपेयर करोगे तो। इसीलिए रिसेंटली वो घर पकड़ा गया, करीब 150 करोड़ का था, न्यूज़ है, आगे बताऊं, नहीं, ईडी ने छापा मारा, इन्वेस्टिगेशन किया, घर मिला, उसी घर की कहानी है। हाँ, मिस्टर सत्येंद्र, पता है कहाँ, राजस्थान, इसलिए, नहीं बालू नहीं, रॉक कट हो रहा था, कहाँ पे, पंजाब, ये राजस्थान वेरी फेमस है ना, किसके लिए, मार्बल्स के लिए, सिर्फ मार्बल नहीं, कई तरह के रॉक्स होते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है, उससे खुद की खदान है, तो मुझे आइडिया इस बारे में अच्छे से कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आप लोगों को व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, वो न्यूज़ सबके लिए कुछ और था, आपके लिए कुछ और होना चाहिए, जैसे उनका रैंक क्या था, उनका रैंक क्या था, पोस्ट डीएसपी, न्यूज़ बता रहे हो तुम, डिटेल बता रहा हूँ मैं, वो भी आज का न्यूज़ कितना पुराना न्यूज़ हो गया, और एक डीएसपी मतलब सर्कल होता है, सर्कल ऑफिसर, व्यवहारिक ज्ञान है आप लोगों के पास, क्या काम होता है, राउंड पे एग्जाम पड़ता है, कितने थाने आते हैं उसके अंतर्गत, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, बनना है लेकिन, ना पढ़ाई करनी है ना उधर का ध्यान रखना है, ध्यान सुनो, अलग अलग
डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में जनरली एक सीओ के अंदर मतलब डीएसपी के अंदर 5 या 4 थाने आते हैं। इतनी बात समझ में आई? जब भी डीएसपी कहीं जाता है राउंड पे तो कम से कम 2 या 3 थानों का इसको फोर्स को लेके जाता है, क्योंकि उसका पोस्ट है वो, और सब उसको फॉलो करना उनका काम है। यदि कोई अकेले कहीं निकल जाए उसका मतलब पता है क्या होता है? ये मैं ऑन कैमरा हूँ, बोलना ठीक नहीं है। जस्ट फॉर 30 सेकेंड ऑफ करके बता ही दूँ आपको। पढ़ाई कर लेते हैं। हो गया? व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है आप लोगों को। ये नहीं बताया कि और क्या होता है, धीरे धीरे। हो गया ये लॉ ऑफ फ्लो? दो तरह हो सकते हैं, कौन कौन सा? कॉजेज ऑफ मेटामॉर्फिज्म। प्लेट मूवमेंट होगा तो होगा कि नहीं? मीन्स दबाव पड़ेगा। दूसरा कौन सा है? कहने का मतलब है कि कहीं पे भी ताप हो ज्यादा या फिर दाब ज्यादा हो, टेम्परेचर या प्रेशर किसी का बढ़ना। इतनी बात समझ में आ गई? काइंड्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म दो तरह के, अगर टेम्परेचर की वजह से हुआ तो, और अदर देन टेम्परेचर। अब ध्यान रखो यहाँ पे हमने दो कर रखा है, लेकिन इसमें कई भी और हो सकते हैं। जैसे इसमें देखो फर्दर, थर्मल में देखोगे मैं दो कर रहा हूँ, यहाँ पे बता दे रहा हूँ पहले ही। थर्मल में क्या है? दो, एक कांटेक्ट और दूसरा रीजनल। ध्यान सुनो, एक डायरेक्ट लावा कांटेक्ट में आ जाए, बदलाव होगा कि नहीं? और मान लो कि एक यहाँ पे आ रहा हो लावा और यहाँ पे इस रीजन में है, इसका इम्पैक्ट यहाँ होगा कि नहीं? यहाँ तो एक तो हाथ में यहाँ पे लावा आ रहा है तो यहाँ पे डाइवर्जेंस, ये इसको दबाएगा, तो प्रेशर भी। मीन्स दूसरे वाले को हमने प्रेशर ना बोल के क्या बोला? रीजनल। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर कई सारे फैक्टर काम करेंगे। ये हो सकता है कि माउंटेन बिल्डिंग वाला रीजन में हो सकता है कि जहाँ पे फॉल्टिंग हो रही हो वहाँ पे हो सकता है कि ओशन फ्लोर के पास हो, कई सारे हो सकते हैं। अब हम पीएचडी करने जाएं मान लो इसी पे, तो हो सकता है कि हम 10 तरह के पढ़ लें मेटामॉर्फिज्म। लेकिन यूपीएससी में जितना मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा हो गया। पहले क्या बताया? मेटामॉर्फिज्म दो कारण से, एक ओरोजेनिक और दूसरा लावा फ्लो। फर्दर डिवाइड किया हमने कौन कौन सा? थर्मल एंड डायनेमिक। अब थर्मल को हमने दो भाग में डिवाइड किया, कौन सा? कॉन्टैक्ट एंड रीजनल। कॉन्टैक्ट मतलब डायरेक्ट, रीजनल मतलब आप में से जो लोग भी यहाँ पे इसलिए बैठे हो क्योंकि आपके अंदर से आवाज है कि आपको आईएएस बनना चाहिए। कौन सा एग्जाम्पल है दोनों में से? कॉन्टैक्ट। और आसपास के पड़ोसियों को देख के कि वो भी तैयारी कर रहा है, मैं क्यों नहीं करूंगा? या पापा ने कह दिया, मम्मी ने कह दिया, कौन सा हो गया? कौन सा बेहतर है? बी इन कॉन्टेक्ट विद द यूपीएससी एंड योर एग्जाम एजुकेशन प्रिपरेशन। हो गया? नोट कर लो, समझ में आ गया ना? चलो ये भी नोट कर लो।
हो सकता है कि यूपीएससी या पीसीएस में कभी लिखने को भी आ जाए मेंस में। यू कैन एक्सप्लेन इट और नॉट? आपको समझ में आ रहा है? इट्स योर फर्स्ट डे। तो मेटामॉर्फिज्म इधर थ्रू प्रेशर और टेम्परेचर। थ्रू टेम्परेचर टू टाइप्स, विच वन? कॉन्टैक्ट एंड रीजनल। इतना क्लियर हो गया? डायरेक्ट लावा के माउथ पे होगा तो कांटेक्ट, आसपास के रीजन में होगा तो कहाँ पे ज्यादा बदलाव होने की संभावना है? वैसे डिपेंड करता है वहाँ प्रेशर कितना बन रहा हो। ठीक है, एनीवेज टू टाइप्स। देखो इस केस में क्या हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर, और इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर के साथ में प्रेशर भी, बट टेम्परेचर कम होगा वहां पे। कि जिसको नहीं दिख रहा है देख लो, यहाँ पे हीट लिखा है नीचे, यहाँ पे हीट लिखा हुआ है। नहीं हो रहा है। कल तक याद रहेगा ना? मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? बदलाव। ठीक है, किसकी वजह से? टेम्परेचर या प्रेशर। किस तरह के होते हैं? दो, कौन कौन? थर्मल एंड डायनेमिक। थर्मल कितने तरह के होते हैं? कॉन्टैक्ट एंड रीजनल। जितना आसानी से बता रहे हो कल बता सकते हो, एक साल के बाद वक्त बताएगा। जनरली ज़्यादातर जगहों पे ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। लाइक आपके जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे कहीं और पे, उनसे डिस्कस करोगे तो उनको ये सब डिस्कशन नहीं होता है जनरली। तो इफ़ यू आर गेटिंग इट, फायदा उठाओ उसका। नॉट इन अ वे इफ़ यू हैव गॉट इट फ्लॉन्ट इट। दिखावा नहीं करना है, अपने साथ रखना है। मेक इट द पार्ट ऑफ ए पर्सनैलिटी। रीजनल कॉन्टैक्ट। ये यहाँ तो क्वेश्चन नहीं पूछा है कभी, लेकिन मान लो पूछ दे तो। देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, ग्रेनाइट। इसमें एक्सेसिव प्रेशर देने से क्या बन गया? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ प्रेशर ही होगा, टेम्परेचर भी होगा, लेकिन डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है? ताप है। ठीक है, कौन सा? ग्रेनाइट से क्या बना? ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि किससे, कौन किससे बना। ठीक है, क्या है यहाँ पे, ग्रेनाइट से नहीं, क्ले या सेल से क्या बना? रिस्ट। सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट। क्ले सेल फिर से है स्लेट या फाइलाइट। कोल, ये टाइप्स ऑफ कोल ही हैं, बस क्या होता है, क्वालिटी बेहतर हो जाती है। एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? कार्बन। पीट में सबसे कम मिलेगा, लिग्नाइट में से थोड़ा सा ज्यादा। पता है ना, चार तरह कोल होते हैं, वो बाद में। और लास्ट में क्या है, लाइम स्टोन। इसमें एक्सेसिव हीट दोगे तो क्या होगा? अब ये क्वेश्चन ध्यान रहेगा, लाइम स्टोन में बहुत ज्यादा हीट दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो चूना पत्थर की कीमत बहुत कम, मार्बल की कीमत, आप लोग क्या हो अभी? चूना पत्थर। बनना क्या है, क्या चाहिए बीच में? या तो खुद जनरेट करो, वरना मुझे डंडे से मारने का अधिकार दे दो, हीट प्रोड्यूस कर दूंगा मैं। दे दिया? तो एक काम करो, एक टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप में मैं एक चार्ट देता हूँ, उस चार्ट को डेली बेसिस पे शेयर करो। उस चार्ट में बस ज़्यादा नहीं होगा, एक आंसर डेली लिखने का प्रैक्टिस होगा, 50 एमसीक्यू करने का होगा, 1 घंटे बुक रीडिंग होगी, आधे घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा। कुल मिलाकर मात्र 2.5 से 3 घंटे का होमवर्क होगा। डेली बेसिस पे करो अगले 1 साल। अगर सिलेक्शन ना हो जाए तो कह देना, संडे छोड़ करके। टेलीग्राम ग्रुप बनाने में कौन जाता है? जीएस प्लस समथिंग कर लो, या ज्योग्राफी प्लस। और जो जिसको भी जो अच्छा मिलता है आर्टिकल वहां शेयर कर दो, सब प्रेशराइज आ जाए। याद हो गया ये?
बताओ किससे बना मार्बल? आप शायद नहीं बोलोगे। चलो, हीट मेन उसमें क्या था, फैक्टर था। लेकिन होता है हर जगह दोनों फैक्टर, हीट एंड प्रेशर। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में कई बार। बिटुमिनस और मेटामॉर्फ होगा तो क्या बनेगा? एंथ्रासाइट। हाँ, मेटामॉर्फ से मेटामॉर्फ। इग्नियस बनता है एकदम सबसे लास्ट में, पता है कब? जब दो प्लेटें आपस में टकराएं, एक प्लेट सबडक्ट हो और बेनियॉफ जोन में जाए, वहां पे पिघल जाए मैग्मा चेंबर के पास, तब बनेगा। ठीक है। अगला टॉपिक है रॉक साइकिल। जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डन। ग्रेनाइट से क्या बना? नीस, माइका, ग्रेबो, पढ़े हो कभी? सरपेंटाइट। नाम याद रखना है आपको बस। मेटामॉर्फिक रॉक्स एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है? ये भूल मत जाना कि मेटामॉर्फ है ये। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। जैसे मान लो कि इग्नियस रॉक ग्रेनाइट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसमें अगर थोड़ा बदलाव हो गया तो मेटामॉर्फ। मान लो अभी उसका रूपांतरित कोई और नाम नहीं दिया हमने, बदलाव हो गया, मेटामॉर्फ। तो बिल्कुल नया बना है किससे? मैग्मा से। हमने उसको ग्रेनाइट अभी तक बोला है, चेंज हो गया तो मेटामॉर्फ। हाँ? ये बताओ, इसी चेहरे पे बिल्कुल प्लेन हो, किसी के बहुत सारे वो निकले हो दाने, तो एक सॉफ्ट होगा दूसरा। अब इसका क्वेश्चन ये है कि जो चट्टाने होती हैं, किसी में क्वार्ट्ज ग्रेन होता है, किसी में फाइन ग्रेन होते हैं। जो बहुत फाइन ग्रेन होगा कैसा होगा? सॉफ्ट। क्वार्ट्ज ग्रेन होगा तो? और अभी आपने 4-5 स्लाइड पहले क्या पढ़ा था? ये यहाँ पे देखो, क्वार्ट्ज ग्रेन, ये फाइन ग्रेन था सेल, ये सबसे सॉफ्ट होगा। इससे थोड़ा हार्ड होगा कौन? इससे थोड़ा हार्ड एंड सबसे हार्ड। ये बात समझ में आई? ये क्वार्ट्ज ग्रेन होगा तो हाँ क्या हो जाएगा? रुखारापन बढ़ जाएगा। और ये होगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। चकमक पत्थर देखो, चकमक पत्थर देखा है? चकमक पत्थर, मिंट, मिंट रॉक, जो जिसको टच करने से चिंगारी निकलती है, कई बार जहाँ रोड वगैरह बन रहे हो गिट्टियों के साथ आ जाता है, वो काफी सॉफ्ट होता है ना। क्लियर है? पता है उसकी खासियत क्या होती है? मेगास्थनीज का नाम सुने हो? उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, बट टाइम नहीं है। आई कैन से, बशर्ते कि टाइम अलाउ करे। आपका टॉपिक फिनिश करता हूँ ना मैं पहले। यहाँ तक हो गया। अब ये देखिए फिर से, ये था ग्रेनाइट, इग्नियस रॉक था, इसमें हीट एंड प्रेशर दिया तो क्या बन गया? मेटामॉर्फिक। दूसरा सैंडस्टोन, हीट एंड प्रेशर तो क्या बना? क्वार्ट्जाइट, मेटामॉर्फिक। और ये शेल, हीट एंड प्रेशर दिया तो ग्रेट यूज किया हो कभी बचपन में? खाने में या पढ़ाई करने में? चिकनी मिट्टी, क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है। हम लोग आगे सॉइल पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें दोमट होता है, क्लेई होता है, सैंडी होता है ना? सब में क्या डिफरेंसेस होते हैं, विल डिस्कस इन डिटेल। और मैंने इसलिए पूछा था क्लास में कोई इंजीनियर है कि नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही 8 लैब होते हैं, जिसमें एक लैब मेट्रोलॉजी की होती है, जहाँ पे ये सब बनाना होता है खुद से।
मिट्टी का कॉम्पोजिशन, कितना सैंड मात्रा हो, कितना क्लेई हो, कितना डोमट हो, फिर उससे किस तरह का सुराही बनाना हो, तो या अलग अलग सांचे बनाते हैं ना हम लोग, तो उसके लिए कौन सा मिट्टी कितनी मात्रा में यूज होती है। बट आप में से कोई था नहीं तो मैंने इंटरेस्ट नहीं ज़्यादा किया। वैसे मैं एग्जांपल देता, क्लास में देता चलूंगा, डोंट वरी। उसमें सब कुछ सीखना होता है, वेल्डिंग से लेकर के ये खुद से बनाना, हमारा स्विच बोर्ड वगैरह, एवरीथिंग। सिर्फ खरीद के लाओगे तुम प्लेट शीट, उसमें छेद भी खुद करना है ड्रिलिंग मशीन से, कट भी उसको खुद ही करना होता है। एवरीथिंग यू हैव टू डू योर सेल्फ। क्यों? कभी यूरोप में चले जाओ तो तुम्हारे यहाँ अगर मान लो पानी टंकी थोड़ी ख़राब हो गई, तो बुलाओगे टंकी वाले को, पता है कितना कॉस्ट लगेगा? वहाँ पे हर एक इंसान को हर एक काम करने आता है, उनकी शिक्षा इस तरह से दी जाती है। हमारे यहाँ कैसी शिक्षा थी पहले? हिस्ट्री वाले कभी मैथ नहीं जानते थे, शुक्र है कि थोड़ा बदलाव हो गया है, अब हिस्ट्री और मैथ दोनों साथ रख सकते हो। अभी भी बदलाव करने की जरूरत है, राइट और रॉन्ग? है अभी भी ये। इतनी बार मैंने डिस्कस कर दिया, भूलना नहीं कि कौन किससे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आया, हर साल देखना, किसी ना किसी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में। डन। सारे मेटामॉर्फिक ही हैं, लेकिन बदलाव होता जा रहा है विद इंक्रीजिंग या तो टेम्परेचर या प्रेशर। अब देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर 100 डिग्री का है और प्रेशर कम है तो क्या बना है? और उस पे दबाव बढ़ेगा और टेम्परेचर क्या होगा? ये क्यों नीचे दिखाया है? क्योंकि अर्थ सरफेस के नीचे जैसे जैसे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो स्लेट से क्या बना? फाइलाइट, फिर सिस्ट, फिर नीसन फाइल, मैग्मेटाइट। क्लियर है समझने के लिए? अलग अलग अंदाज में, अलग अलग डायरेक्शन से। डन। सबडक्टेड लिथोस्फीयर जो तुम पूछ रही थी ना, देखो, ये रॉक पहले क्या होगा? इग्नियस। मान लो उसमें सेडिमेंट्री बना हो, फिर बाद में क्या बन गया? मेटामॉर्फिक। और जब वो एंटर कर गया कहाँ? पेनी ऑफ जोन, मैग्मा चेम्बर में, तो डिस्ट्रॉय होकर बाहर निकले, क्या बनेगा फिर से? इग्नियस। रॉक साइकिल। कोई भी रॉक जिस फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ पृथ्वी पे उसी फॉर्म में रहेगा वो, कि बदलाव होगा? बदलाव होना तय है। उसी बदलाव होते होते वापस जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में आ जाए, उसे कहते हैं साइकिल। जैसे हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, जन्म लिया, पढ़ाई कर रहे हैं, आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल, कल को बन भी जाओगे, रिटायर आओगे, अंततः फिर निपट जाओगे, साइकिल कंप्लीट, फिर से आओगे, रीबर्थ। अगर तुम्हारी कुछ इच्छाएं हो एज पर बुद्धिज्म, रीबर्थ मतलब बर्थ एंड रीबर्थ का साइकिल। इससे मुक्त होने को हिंदू लोग उसको मोक्ष कहते हैं, क्रिश्चियन साल्वेशन कह देते हैं, जैनिज, जैन क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं, बुद्धिज्म वाले निर्वाण बोलते हैं। बात एक ही है, मुक्त होना है, फिर निष्काम कर्म करो, कृष्ण भगवान वाली वही, बिना चीजों से अटैच हुए, बिना जिज्ञासा रखे। क्योंकि बुद्ध भगवान क्या कहते हैं? सारे दुखों का जड़ क्या है? वो ना हो इच्छा, है ना? कितना इंटरेस्टिंग फिलोसफी है। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस। सबसे पहले क्या होगा? पहले दुनिया में कौन सा रॉक बना? इग्नियस बना। उसके बाद उसमें मान लो बारिश हो सकता है, पानी का मूवमेंट हो सकता है, ग्लेशियर का मूवमेंट, विंड का मूवमेंट, उसमें क्या होगा? अपर्दन, आप वेदरिंग एंड इरोजन, अपक्षय एंड अपर्दन हो सकता है उसका, अपक्षय। इसके बाद वो कहीं पे जा करके सेडिमेंटेशन हो सकता है उसका, और सेडिमेंटेशन में कहीं अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए तो वो रॉक बन सकता है। जैसे आप लड्डू बनाते हो ना लड्डू, अरे जैसे बुनिया आपके पास है, आपने उसमें प्रेशर दिया, रॉक नहीं बन गया वो? समझ में आई? चलो समझ में आ गया। वेदरिंग एंड, फिर क्या हुआ? हो गया, ठीक है। इसके बाद उसमें अगर बदलाव आता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो मेटामॉर्फिज्म। एंड फाइनली अगर वो जा करके मेल्ट हो जाए और दोबारा क्या बन जाए? मैग्मा, और फिर इग्नियस में। तो दिस इज द डिफरेंट स्टेजेस इन योर रॉक साइकिल। ये खुद से लिख सकते हो।
तुम कौन से स्टेज में हो अभी? ऊपर? देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, मैग्मा आया, क्या बना? एक्सक्लूसिव रॉक। मान लो ये पूरा एक्सक्लूसिव रॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे वेदरिंग एंड इरोजन बिकॉज ऑफ रेनफॉल, विंड मूवमेंट, ग्लेशियर, एक्सोजेनिक, ऑल द फोर्सेस, क्या होगा यहाँ पे? वेदरिंग एंड इरोजन। अब ये बह करके क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होके आ गया सी फ्लोर पे, मान लो, ठीक है। इन द लॉन्ग रन लगातार सी फ्लोर पे डिपॉजिट होता रहेगा, होता रहेगा। इट विल सबडक्ट समटाइम, सबडक्शन सुना है ना? सबडक्शन हो गया नीचे की ओर, तो क्या होगा? कॉम्पैक्शन, ताप बढ़ेगा, ताप भी बढ़ेगा। ऐसे केसेस में मतलब पहले पहले कॉम्पैक्ट हो गया तो क्या बन गया? सेडिमेंट्री, और सादी चट्टान। अब वो लगातार उस पर टेम्परेचर बढ़ता जाए, प्रेशर बढ़ता जाए, तो अवसादी चट्टान किस में कन्वर्ट होगा? कयांतरित में, मेटामॉर्फिज्म में। तो सेडिमेंट्री टू मेटामॉर्फिक। अब वो फर्दर नीचे जाए तो क्या होगा? लावा के साथ मिलेगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और डिस्ट्रॉय होकर फिर से लावा ऊपर आएगा और क्या बन जाएगा? इग्नियस। सो दिस इज व्हाट इज द साइकिल ऑफ योर रॉक। इसमें कितने समय लगते होंगे? हाँ ये सही था, हमें लगा कि खुद ही देखने वाले हो अपने जीवन काल में। दिस इज मच बेटर इवेंट टू अंडरस्टैंड। क्या हो रहा है यहाँ पे? मैग्मा आया, यहाँ पे वेदरिंग इरोजन या अपलिफ्ट भी हो सकता है, कुछ भी बाहर भी आ जाए। अपलिफ्ट मतलब जो बैथोलिथ हो, जो इंट्रूसिव रॉक्स हो, बिकॉज ऑफ वो आगे बाहर अपवर्ड फोर्स की वजह से हो सकता है ना, एपिरोजेनिक फोर्स, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पढ़ा था हमने। ऊपर आया, कोई भी वजह से ऊपर आया, इसमें क्या हुआ? वेदरिंग इरोजन, उसका ट्रांसपोर्टेशन, कहीं पे डिपोजिशन, फिर उसका लिथिफिकेशन, फिर सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन। अब ये सेडिमेंट्री रॉक में हाई प्रेशर टेम्परेचर देन मेटामॉर्फिक। अगर वो फर्दर नीचे जा करके डिस्ट्रॉय हो जाए तो मैग्मा, एंड कमिंग आउट बिकमिंग वंस अगेन द इग्नियस रॉक, राइट? है ना? तो यू वांट, पहले बच्चे थे, आप बड़े हुए, आप किसी के भविष्य में लगातार मूव कर रहा है साइकिल, मतलब आए थे और जाना है वापस, कि नहीं? बशर्ते कि आप बैक्टीरिया वाला वो ना कर लो अपने अंदर, ट्रांसप्लांट जीन, ट्रांसप्लांट नहीं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कम से कम 2 करोड़ साल जिंदा रह लेते। क्या करोगे जी करके? 2 साल, 2 करोड़ साल जीने का मतलब? हाँ देखो, ये चीजें गौर करना। मेरे पास जितने भी जीन्स हैं, जेनेटिक मेकअप जो तुम्हारा है वो 100% सिर्फ तुम्हारा जीन थोड़ी ट्रांसफर होता है ऑफ स्प्रिंग में। कुछ पार्ट होते हैं किसका? फीमेल का, कुछ होते हैं मेल का। अभी आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा फीमेल का, कौन सा मेल का। इसके साथ साथ में वो सिर्फ करियर होते हैं, क्या होते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर अगर कैंसरस वाला कोई जीन है तो वो बच्चे में गया तो उसको कैंसर हो ही जाएगा। उसके अंदर वो जीन है, उस सुप्तावस्था में रह सकता है जीवन भर, वो एक्टिवेट भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है। यू कैन ट्रांसफर द जीन। सेकेंडली भी ध्यान रखना है कि कौन सा किस में जा रहा है। जैसे माइटोकॉन्ड्रियल जो जीन्स होंगे, ये माँ से आएगा या फादर से? माता से आएगा। बात समझ में आई? अब वो जीन तुम सोचोगे कि मेल वाला तो नहीं जा पाएगा ना, सर्टेन सब डिसाइडेड ना कौन सा जीन कहाँ से किस में ट्रांसफर होगा। अब बायो क्लास मत करने को लेना, बोलना मेरे को, आगे बढ़ो। डन। डिटेल डिस्कशन यहाँ नहीं। अगर ये जो मैंने बोला वही, थर्ड पेरेंट, थ्री पेरेंट्स बेबी या डिजाइनर बेबी, ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज अलाउड, कौन सा? ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड अलाउड बाय द गवर्नमेंट। लंदन कोई कंट्री है? नो। यूके, 3 Feb 2014 पहली बार अलाउ किया गया, ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट टू ओनली फॉर द सेक ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन करेगी वो माँ जो डोनर होगी, ठीक है। दो माँ और एक फादर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दोज, कौन सा? बायोलॉजिकल मदर की बात कर रहे हैं। वैसे तो लोग दे देते हैं ट्रांसफर उस पे, रेंट पे, मतलब सरोगेसी, तो वो माँ नहीं होती बिकॉज उसमें
कोई भी क्या होता है, बायोलॉजिकल थिंग्स ट्रांसफर नहीं होता ऑफ स्प्रिंग में, बेबी में। दैट इज जस्ट लाइक अपने रूम रेंट लेके रह रहे हो ना, वैसे ही वो बेबी रेंट पे रह रहा है किसी और के गर्भ में। हो गया ये? आंसर। पहला आंसर, कोई इशू? बताओ। देखो डेकन ट्रैप कहाँ जाएगा? 4। डाइक परपेंडिकुलरी। प्लूटोनिक रॉक्स थर्ड। फर्स्ट डिप्रेशन। बस आंसर उतना ही काफी था। ये किसमें होता है? मोस्ट एक्सप्लोसिव इन नेचर। टेल मी हु इज हियर इन दिस क्लास हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी इन दिस क्लास, लाइक कैल्डेरा। सबसे अधिक गुस्सा किसको आता है इस क्लास में? चलो आगे। अपने घर का कैलेंडर याद कर लेना, भूलोगे नहीं। आंसर इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक। बताओ पहला स्ट्रेटिफाइड वर्ड सुनते ही क्या आएगा? स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर्स में होना, लेयर मतलब। दूसरा पढ़ो, रॉक्स अंडर केमिकल चेंजेस और चेंजेस आ गया वर्ड, मेटामॉर्फिज्म। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट कौन सा है? रॉक्स अंडर, ये मैंने दूसरा नहीं पढ़ा क्या? हार्ड एंड नॉर्मली क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन वर्ड आ गया तो इग्नियस। तुम एक वर्ड पकड़ के आंसर कर सकते हो, नो नीड टू गो थ्रू द डिटेल, लेकिन फिर भी यूपीएससी क्वेश्चन है पूरा पढ़ लेना। लंबे समय से अनुभव से हो जाता है कि देखते ही मालूम चल जाएगा कि हाँ स्ट्रेटिफाइड मतलब क्रिस्टल, क्रिस्टल वर्ड आ गया मतलब इग्नियस, और कहीं भी चेंज आ गया मतलब मेटामॉर्फ। यू वांट टू बी मेटामॉर्फ्ड। ठीक है, वही है ना सेम। क्या वर्ड था? क्रिस्टलीय हो गया तो अग्नेय, और चेंजेस की बात हो रहा है यहाँ पे, परिवर्तन, मेटामॉर्फ। बीच वाला कौन सा था? पहला, ठीक है। आगे पूरा पढ़ो, फास्ट आंसर करो, गलत हो जाएगा। द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटल इज अ सोर्स रीजन वेयर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज फॉर्म्ड। अर्थ का फील्ड किससे बनता है? मैग्नेटिक फील्ड आउटर कोर के मूवमेंट की वजह से, ना कि मेंटल, आउटर कोर की वजह से। दूसरा कौन सा है? कॉन्साइड्स विद द बाउंड्री बिटवीन द एस्थेनोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। क्रस्ट एंड मेंटल नहीं, क्रस्ट तो 35 ही है ना। थर्ड, मार्क्ड बाय द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स एट द मोहो। राइट, आप समझ में आया? यहाँ वेलोसिटी की वजह में डायरेक्शन कर लिखता तो, अगर वेलोसिटी यहाँ पे लिखने की डायरेक्शन लिखता तो भी सही था, कि बोथ सिस्मिक वेव्स की प्रॉपर्टी यही होती हैं, ऑल द मैकेनिकल वेव्स की प्रॉपर्टी ये होती हैं कि व्हेन एवर मीडियम चेंजेस देयर डायरेक्शन एंड स्पीड चेंजेस। राइट, गुड, वही है ना। आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग महाविस्थापन का सिद्धांत। कल से सिद्धांत शुरू। अब जितना पढ़े हो सब माइंड में होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर द डे।